आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर श्री सुनील रोहेला जी। जो एसआईपी है आम आदमियों के लिए नहीं बनी है, ये पैसे वाले लोग हैं। हम लोग पीओके लेने जा रहे हैं जी और लेके रहेंगे। यदि आप पीओके लेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, चाइना चुपचाप बैठा रहेगा? आज के युवाओं में ईएमआई से शॉर्ट करने की नई होड़ चली है। हर युवा कोई आईफोन लेके घूम रहा है, कोई अच्छी बाइक लेके घूम रहा है, कोई अच्छी कार लेके घूम रहा है। हर कोई ईएमआई पर अपनी जिंदगी काट रहा है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि जो लोग ईएमआई से शॉर्ट कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार से भविष्य के लिए खतरनाक होने वाला है? हो क्या रहा है, इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग कभी नहीं। मेरे बाप ने पैसे नहीं दिए थे उस टाइम नीट के फॉर्म के लिए, वरना मैं डॉक्टर होता। और बाप की फेलियर के कारण मैं तो टॉपर था और मेरे ड्रीम पड़े थे। आज के समय में कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोगों के ऊपर कोई ना कोई कर्ज चल रहा है, चाहे वो ईएमआई के तौर पर हो या मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर हो, किसी भी तरह का कर्जा हो। इससे निकलने के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? जो 50 बीघा जमीन 5 करोड़ की जमीन का मालिक था, आज उसके पास एक कमरा भी ढंग से नहीं मिल रहा। यदि आप हमारे दर्शकों को 3-4 पॉलिसी सजेस्ट करना चाहें तो आप बताइए, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर श्री सुनील रोहेला जी। आज हम इनसे कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज जानेंगे कैसे हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमें अपनी ईएमआई के बोझ को कम करना चाहिए, भविष्य की हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए जिससे जब हमारे रिटायरमेंट हो तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा बचा रहे। कुल मिलाकर आज इस पॉडकास्ट में हम फाइनेंस से जुड़ी अहम जानकारी पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सुनील रोहेला जी से और जानने की कोशिश करते हैं उनका कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर तक का सफर कैसा रहा। आपका हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। रवि जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट फॉर माय पॉडकास्ट इंटरव्यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आज आपने मुझे बुलाया। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि सब जो मेरी जर्नी हुई है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मेरी जर्नी हुई है उत्तराखंड से, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12th करने के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया 1989 में और 20 इयर्स के बाद मैंने अपनी एयरफोर्स की जर्नी क्विट की और फिर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने एंट्री की। आज मुझे 13 साल के आसपास हो गया है कि मैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हूँ। कुछ बीच में मैंने बिजनेस में मैंने प्लेसमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम किया, फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एंट्री मैंने की है और इसमें मैं कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी काम करता हूँ, जिसमें मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी टूल्स हैं, इन्वेस्टमेंट के जितने भी टूल्स हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप के कितने भी जो भी टूल बनते हैं वो सब पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इससे भी सबसे ज़्यादा जरूरी जो मैं काम कर रहा हूँ आज वो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं ये ध्यान देता हूँ कि बेटियों की एजुकेशन के लिए और उनकी शादी के लिए सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। और दूसरा मैं बात करूँ तो रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ये दो मेरे मेन टॉपिक होते हैं। यदि मैं बात करूँ कि मैं जनरल पब्लिक के पास बैठता हूँ, ये अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में, ये मेरा कार्य है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दर्शकों के क्वेश्चन से, जो ज़्यादातर लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर हम कैसे सेविंग करें। सबसे पहला सवाल हम सर से पूछना चाहेंगे, आज के समय में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मान लीजिए किसी के पास 3 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं और वो चाह रहा है कि अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करे, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का क्या सबसे अच्छा तरीका है? रियल एस्टेट में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, एसआईपी में करना चाहिए, किस में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थंब रूल है वो ये है कि यदि आप मैरिड हैं तो आपको सबसे पहला फोकस करना चाहिए अपनी फैमिली के बारे में, उनकी प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन किससे मिलेगी? सेविंग प्लान से। जी, सेविंग प्लान से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है कि बाद में आने वाले टाइम में जो जो आपकी श्योर इवेंट्स है, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन आनी है, पैसों से होगी। मकान लेना है तो पैसों से होगा। बच्चों की शादी करनी है तो पैसों से होगी। रिटायरमेंट पेंशन की प्लानिंग करनी है
तो वो पैसों से होगी। हम्म। तो सबसे पहले सेविंग पे ध्यान देना है आपको। जी। आज की डेट में लोग उल्टा कर रहे हैं। आप सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं हम्म। और एक एसआईपी ले लेते हैं। हम्म। दोनों में इन माय ओपिनियन एसआईपी इज नॉट ए लॉन्ग टर्म प्लान। अच्छा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। वाई? बिकॉज जब हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक हम रिटेन नहीं कर पाते उसको। जी। लेकिन लोग बोलते हैं कि एसआईपी में अगर आप 20 साल 15 साल तक निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, 45% तक आपको रिटर्न मिल जाता है उसमें। क्या ये मिलता है, नहीं मिलता है? क्या आप इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोग सही कहते हैं, जी। मगर हाई रिस्क हाई गेन। अच्छा। अब बात कर रहे थे हम कहाँ पे शुरुआत की थी हमने कि कौन सा Investment टूल करने। कौन सा पहले आना चाहिए। जी। तो करना सब कुछ चाहिए। इफ यू वांट हाई ग्रोथ यू कैन गो फॉर एसआईपी म्यूचुअल फंड। हम्म। एसआईपी म्यूचुअल फंड इज बेटर देन योर शेयर परचेजिंग। हम्म। इफ यू आर परचेजिंग शेयर, इन्वेस्टिंग इन शेयरिंग शेयर, तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में आपके लिए हाई प्रोफाइल फंड मैनेजर्स आपके लिए फंड मैनेज कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपया सैलरी मिलता है। वो करोड़ों रुपए की सैलरी पाने वाले आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड। आपके पास म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड इज सेफर देन योर मार्केट। तो यदि अगर हमारे शेयर- पास कहीं से पैसे आते हैं 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, मगर उससे पहले आपको सेविंग में प्लान करना चाहिए। सेविंग में प्लान करना चाहिए। हाँ। सेविंग में प्लान करने की क्या सेविंग में तरीके हैं? जैसे आप जीवन बीमा लीजिए। हम्म। कल बच्चों की श्योर इवेंट है, होनी है। हम्म। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी है। हम्म। घर अपना प्लान करना ही करना है। हम्म। इन सब की गारंटी करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा इन सभी श्योर इवेंट्स का। अच्छा। वो आपके टर्म इंश्योरेंस से अकेले कर लेते हैं, वो गलत होता है। अच्छा। मैंने टर्म पॉलिसी ले ली, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है। हम्म। दूसरा मैंने एसआईपी ले ली। एसआईपी में मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज कर रहा हूँ, हम्म। और मुझे पता चलता है कि मुझे 4 करोड़ मिलेगा मुझे बच्चों की शादी के टाइम 25 साल बाद। वो 4 करोड़ जो है, वो जो दिख रहा है, दैट इज गारंटीड नहीं है। गारंटीड नहीं जिस है। टाइम 4 करोड़ का टाइम आएगा, हो हम्म। सकता है वो 1 करोड़ रह जाए। अच्छा। हो सकता है 2 महीने में मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाए। हो सकता है पहली बात है कि 25 साल आज तक कोई एसआईपी में रुका नहीं। अच्छा। दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक। हम्म। अभी अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में हम्म। जो डाउनफॉल आया शेयर मार्केट में, ये पिछले 30 साल का हाईएस्ट डाउनफॉल था। अच्छा। मार्केट कहां से कहां पहुंच गई। हमारे यहाँ 84,000 तक सेंसेक्स पहुंच गया था, वो 70 से नीचे आ गया अच्छा जी। इन 6 महीने में। लोगों का 100 करोड़ रुपए से 100,000 करोड़ रुपए से ये इतना ज्यादा पैसा इनका डूब चुका है। हम्म। अब इतना पैसा जो डूबा है इस 6 महीने के दौरान, वो किसका डूबा है? वो पब्लिक का डूबा है, पब्लिक को डूबे। गवर्नमेंट का नहीं डूबा है। जी जी। अब इस पैसे से जो लोग डूबे हैं, हम्म। वो क्यों डूबे हैं? उन्होंने एसआईपी ली थी, प्लानिंग की थी मैं बेटी की शादी करूंगा, मगर अचानक पता चला कि मार्केट डाउन 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 होते होते उन्होंने होते अपने वो डर गए, एसआईपी उन्होंने वो विड्रॉ डर कर गए लिया। और एसआईपी उन्होंने विड्रॉ कर लिया जी। और उसका रिडीम करके उसका पैसा उन्होंने ले लिया। अब पैसा उनके हाथ में आ गया, तो बच गए। बच नहीं गए, डूब गए। डूब गए क्योंकि SIP आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था SIP उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिटर्न नहीं लिया। बिल्कुल। एसआईपी का एक फंडा होता है, हम्म। क्या? जब मार्केट डाउन होता है उस टाइम वेट करना है। अच्छा। बिकॉज मार्केट का भी एक फंडा है, मार्केट हमेशा डाउन होने के बाद एक जबरदस्त उछाल देता है। अच्छा। लोगों के पास पेशेंस नहीं है। एज पर करंट डेटा म्यूचुअल फंड एसआईपी का मैं बात करूं तो हम्म। दिसंबर महीने में 84% लोगों ने एसआईपी विड्रॉल कर लो। विड्रॉ किया। हम्म। मींस एक महीने में जितनी एसआईपी खरीदी गई उसका 84% लोगों ने विड्रॉ कर लिया, पुराने वालों ने। अगर विड्रॉल ना करते तो शायद उनको लॉस ना होता, लेकिन उन्होंने विड्रॉल कर लिया तो उससे लॉस हो गया। यस। अब बात करें जनवरी और फरवरी की, जनवरी में वो 84 से 110 हो गया। 110% लोगों ने 100 लोगों ने एसआईपी खरीदी
तो 110 लोगों ने विड्रॉ किया पैसा। अच्छा। मार्च का डेटा है अभी तक, 15 मार्च तक 122% SIP खत्म। SIP हम लोग खोल तो लेते हैं ये सोच के कि इसको 25 साल चलाएंगे, लेकिन उसमें पैसा हमारे कंट्रोल में होता है कि कब हमें विड्रॉल करना है, और लोगों को तसल्ली होती नहीं और उसको तुरंत विड्रॉल कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही patience कम रखने लोग की ऐसे जरूरत होंगे जो SIP पूरा कंप्लीट चला पा रहे हैं। Yes. तो सेविंग पर्पज से अगर हम सोचे कि SIP चलाना चाहिए, तो SIP ये is not a long term लुभावना ऑफर है। इसके लिए मैं जीवन बीमा की तरफ स्विच करना अब चाहिए। हम बात करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म, हमारे गोल क्या है? बच्चों की हायर एजुकेशन सेम टाइम पे आनी जिस टाइम आनी है। हम्म। बच्चा 12वीं क्लास पास करता है तो उसे 1 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है हम्म। MBBS, यदि नीट की तैयारी कर रहा है बच्चा। सही बात है। यदि IIT कोचिंग लेना चाहता है, उसे कोटा जाना है, कहीं से भी एजुकेशन लेनी है, उसे 25-30 लाख रुपए की जरूरत है। हम्म। बच्चों की, एक बच्चे के लिए 25 तो दूसरे के लिए 25, कहां से 50 लाख आएंगे? सेविंग करोगे तभी तो आएंगे, टर्म इंश्योरेंस से तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। SIP तो बिक जाएगी। अच्छा, टर्म्स इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस के बारे में, हाँ, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ SIP जी को। जी जी जी। SIP में आपने इन्वेस्टमेंट किया कि मैं बेटी की शादी के टाइम, उस टाइम ये मेरा गोल है। शादी कब होगी? अब से 25 साल बाद, 20 साल बाद। 90% लोग ऐसे हैं जिनकी SIP 20 साल नहीं पहुंची। केवल 1 से 2% लोग हैं जिनकी 25 ईयर्स SIP चली है, और दे आर फाइनेंशियली साउंड। उन्होंने टच ही नहीं किया उसको, SIP को उन्होंने कभी टच ही नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली साउंड। उनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, वो 50 लाख रुपए सैलरी बांटता है, उसी 5 लाख रुपए हर साल उसमें सेविंग कर देता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है ना। उसके छोटे मोटे गोल जो है वो वैसे ही पूरे कर लेता है। अब टाइम आता है उसका 20 साल बाद, मेजर गोल जो है, तो उस टाइम उसको मिलता है 2 करोड़ रुपए, उसको मिलता है 4 करोड़ मिलता है उसको जी। आम आदमी, जो SIP है आम आदमियों के लिए नहीं बनी है, ये पैसे वाले लोगों के लिए। अच्छा। यदि आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो प्रॉपर इसका मोटिव है। अब हम बात करते हैं, अब देखा देखी सब एक इधर को जा रहे हैं तो सारे भीड़ में उसी साइड चल पड़े। क्यों? SIP म्यूचुअल फंड, SIP म्यूचुअल फंड। पिछले 8 साल से SIP म्यूचुअल फंड कितना तगड़ी ग्रोथ दे रही थी। लोगों को लगता था SIP तो बेस्ट है, इसमें तो कभी लॉस ही नहीं है, ये तो केवल प्रॉफिट के लिए बना है। मगर 122%, 122% लोगों की SIP डूब गई, बंद हो गई। किसी ने 4 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 6 साल पहले की थी। मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी बेटी का गोल कब पूरा होगा जो 2 साल बाद है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि SIP ऐसा नहीं है कि 100% आपको रिटर्न देगी, या श्योरिटी है उसमें। श्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बिल्कुल, मार्केट रिस्क। दूसरी चीज, हम लोग POK लेने जा रहे हैं जी, और लेके रहेंगे। यदि आप POK लेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, चाइना चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं बैठा। POK लोगे तो POK में उनका CPC कॉरिडोर है, उससे पूरे यूरोप में उनका बिजनेस जा रहा है। वो अभी तक बिजनेस उठाया नहीं उस रास्ते से, केवल इन्वेस्टमेंट आज तक किया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, चाइना अपना प्रोजेक्ट डुबा देगा तुम्हारे POK को लेने के बाद? कभी नहीं डुबाएगा। फिर युद्ध होगा उसमें, अब युद्ध होगा, फिर अब युद्ध होगा, SIP म्यूचुअल फंड फिर डाउन हो सकता है। सो मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ, SIP म्यूचुअल फंड करो, मगर शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से। जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेविंग प्लान से करें, ये बेस्ट ऑप्शन होता है। आज के युवाओं में EMI से शॉर्ट करने की नई होड़ चली है। हर युवा कोई आईफोन लेके घूम रहा है, कोई अच्छी बाइक लेके घूम रहा है, कोई कोई अच्छी कार लेके घूम रहा है। हर कोई EMI पर अपनी जिंदगी काट रहा है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि जो लोग EMI से शॉर्ट कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से भविष्य के लिए खतरनाक होने वाला है? देखिए, मेरा काम है, मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मैं सोसाइटीज में जाता हूँ, मैं विलेजेस में जाता हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ। मैं देखता हूँ एक कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक, जब मैं उससे बात करता हूँ कि 4,000 रुपये महीने की कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो, कहता मेरे हाल बहुत बुरे हैं, मेरी EMI बहुत ज्यादा है। हाँ, EMI हमारी भी। फिर मैं जाता हूँ सोसाइटीज में। अब एक बार हमने सोसाइटी में कैंप लगाया 2-4 दिन के लिए। पता चला मेरे पास, मैंने सोचा वहां मेरे पास तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा लोगों का। आप सरप्राइज हो जाएंगे रवि साहब, मेरे पास 90% रिक्वायरमेंट फ्रेश की नहीं, विड्रॉल की आई, सरेंडर की आई।
कि सर मैं ये LIC पॉलिसी मेरी सरेंडर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ? रीजन सुन के दंग रह जाएंगे। मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है? केली जी 15 लाख का पैकेज। मैंने कहा वाह, वेरी गुड, वेरी हैंडसम पैकेज। मैंने कहा आपकी इन्वेस्टमेंट? केली सर इन्वेस्टमेंट की मत पूछिए। मैंने कहा आपकी 2000 रुपये महीने की ये सेविंग है, आप इसको 12 लाख के और 15 लाख के पैकेज वाले इस 2000 को मेंटेन नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है मेरा, बहुत बजट बिगड़ा हुआ है साहब। बजट कैसे बिगड़ा? फ्लैट, नया नया करियर शुरू हुआ, 3 साल हुए, पत्नी ने कहा कि हमारा फ्लैट होना चाहिए। अच्छा। उधर सास ने भी कहा बेटा कुछ अपना कर लो, नहीं करोगे तो पति सारा पैसा अपने माँ बाप के लिए खर्च कर देगा, बहनों की शादी में खर्च कर देगा, तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में, ऐसी चीज में अटका दे, सो दैट वो पैसा वहां ना जाके इधर जाए। और वो कुछ आपस में मिलके प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया हमें कुछ करना चाहिए, उनकी नीड है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले अपने करियर में अपने माँ बाप की जो आपने आपके ऊपर जो पितृ कर्ज है 5-7 साल, उनकी सेवा करो, पितृ कर्ज उतारो। उन्होंने 20 साल बैठा के आपको खिलाया, आप 4 साल तो सेवा कर लो, 6 साल तो सेवा कर लो। अब लोग कर क्या रहे हैं कि 2 साल नौकरी करते हैं, तीसरे साल शादी होती है और चौथे साल फ्लैट बुक हो जाता है। अब फ्लैट बुक करते ही पत्नी कहेगी एसी के बिना मजा नहीं आ रहा है, मजा आती नहीं, बेडरूम में एसी लगता है। अब उसके बाद ड्राइंग रूम में गेस्ट आते हैं, मेरे LED हाँ होनी चाहिए बड़ी, मेरे बहन आती है, मेरे जीजा जी आते हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं। बहुत अजीब लगता है कि अब उन्हें बेडरूम में ही बैठाना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो एक एसी यहाँ भी लगना चाहिए। अब एक छोटा एसी फिर किचन में भी चाहिए। कुल मिला के एक फ्लैट लेते तो 3-3 एसी का खर्चा पाल लिया, और सारे तीनों एसी आ गए आपके EMI पे। EMI बड़ा आसान से तरीका है, वहां जाओ, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। क्रेडिट कार्ड भी उनके पास है। आज के समय में विदाउट इंटरेस्ट पे EMI मिल रही है। यस, 12-12 महीने पर आप EMI पर कोई भी प्रोडक्ट ले आए और उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है, और आप प्रोडक्ट कुछ नहीं, आप आधार कार्ड दीजिए, आपको AC चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, सब चीज आपको मिल जाएगी। अब होगा क्या? EMI बना ली 3 एसी की, फिर बात आती है कि ले कार छोटी है, बड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला चाहिए, 18 लाख वाला चाहिए। जब कार उनकी 3 साल पुरानी है, अभी 6 साल और चल सकती थी, उनकी जगह मैं होता तो मैं 6 क्या 8 साल और चलाता। अच्छा। उन्होंने 3 साल में चेंज कर दी क्यों? पत्नी कह रही है वी वांट दैट ब्रांड, इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड है उसका। चलो जी, इलेक्ट्रिक वाली 18 लाख की, उसकी EMI बना दी 40,000 रुपये। अब उसके बाद 40 ये चले गए, EMI 3 EMI वो 4 EMI। उसके बाद देखा एक बाइक भी होनी चाहिए यार, कार में कब तक काम चलेगा? मार्केट में कार बाइक ली तो 80,000 की बाइक आती है, एक स्कूटी भी 60,000 की ली जा सकती थी इलेक्ट्रिक, मगर उन्होंने ली तो बुलेट ली, 3.5 लाख की बुलेट लाके खड़ी कर दी, उसकी भी EMI। अब उसके बाद किराए से बच तो गए, वो किराए से तो बचे फ्लैट में, फ्लैट की भी 60,000 की EMI से गिर गए चारों तरफ से। कुल मिला के 15 लाख की इनकम इक्वल टू माइनस, क्योंकि EMI हर साल एक तो ऐड हो रही है, इनकम उतना मल्टीपल नहीं हो रही है। फिर क्या ये कारण हुआ। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा, जब हमारा बजट हो, लो AC लगाओ, 1 नहीं 3 लगाओ, कार लो बड़ी, सब कुछ लो, सारे ऐशो आराम की जिंदगी जियो, मगर सबसे पहले सेविंग करो। हो क्या रहा है, इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग कभी नहीं हो। बेट इक्वेशन क्या है इसमें? इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू जो बचता है उसे खर्च करो। अभी उल्टा ये सेविंग आपको बचाएगी कर्जों से। ये सेविंग आने वाली टाइम की जो नीड है, आज तो EMI में जिंदगी निकल गई, साल 2 साल इसी जद्दोजहद में कि एक EMI आज इस साल 5 EMI, अगले साल 7, अगले साल 10, इस तरह होते होते एक EMI खत्म होने से पहले दूसरी EMI की तैयारी हो रही है। सेविंग कब करेंगे? तो मेरा मानना है कि आप कमाइए, 100 रुपए कमाते हैं, 100 में से 30 रुपया बचाइए,
फॉर योर फाइनेंशियल नीड, जो फ्यूचर की श्योर इवेंट्स है। बच्चों की हायर एजुकेशन में 1 करोड़ आज चाहिए, नीट की तैयारी के बाद एकदम चाहिए। यदि आपके 2 बच्चे बीटेक भी करेंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए साल की कम से कम 3-3 लाख की 6 लाख रुपए साल की फीस चाहिए। यदि बीटेक भी कराते हैं दोनों बच्चों को 3-3 लाख रुपए, और यदि हम बात करें 3 लाख, ये तो है ही। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सैलरी यदि किसी की सैलरी 50,000 है, वो 50,000 में 3 लाख कैसे निकाल पाएगा? उसकी सैलरी तो 50 से 55 हुई, मगर बच्चा 12वीं क्रॉस करते ही ग्रेजुएशन में आता है, कहता मैं बीटेक करता हूं, और दोनों बच्चे बीटेक में हैं, तो 6 लाख रुपए एकदम। कितना पहले पढ़ाई में कितना खर्चा था? 5,000 रुपए महीना, 10,000 दोनों की फीस थी, साल के कितने थे? 1.25 लाख रुपया, आज 6 लाख रुपया। क्या 12 पंजे 60, क्या 5 गुना इनकम बढ़ी? इनकम 5,000 बढ़ी, खर्चा 5 गुना बढ़ा दिया फीस का। क्या कभी उसकी कैलकुलेशन की थी उसने यंग एज में, जब बच्चे पैदा किए थे? नहीं किए थे। या फेल हो रहा है सिस्टम। उस समय शॉर्ट पूरे हो रहे थे। उस टाइम ये आदमी उस टाइम सोचता है मैं अब मकान लूं। वो 15 लाख वाला जो हाई प्रोफाइल बंदा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने जवानी तो मस्ती में काट ली। अब उसको बच्चों की हायर एजुकेशन भी आ गई, बच्चे टॉपर हैं, और बाप कहता नहीं मैं 50 से 55 पे पहुंचाऊं, लाख से 1.5 लाख पे पहुंचाऊं, मेरी तो 25,000 ही तनख्वाह बढ़ी है महीने की, मगर तुम्हारी फीस इतनी बढ़ गई, 50,000 रुपये महीना, मैं कैसे मैनेज कर पाऊं? तो ऐसे में बाप फेल हो जाता है। तो बाप को कभी भी जीवन में बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चूक नहीं करनी चाहिए, उसकी प्लानिंग सेपरेट करनी चाहिए, सेविंग करके चलना चाहिए, ताकि जब इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास अवेलेबल हो, और जिससे आप जहाँ भी आपको खर्च करना है, चाहे पढ़ाई हो, इलाज हो, तो आपका आसानी से आपको असुविधा नहीं होगी। बाप ने, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। बाप, बच्चा यदि फेल हो जाता है तो बाप क्या कहता है कि तूने पढ़ाई नहीं की, नालायक रहा, तुझे कितनी बार कहा। वो थोड़ा डांटेगा, फटकारेगा, और उसके बाद 2 दिन के बाद भूल जाएगा और कहेगा चल ठीक है, तेरा एडमिशन करा देता। तीसरे दिन नॉर्मल हो जाता है। मगर बाप फेल हो गया, सॉरी बेटा, बीटेक नहीं करा सकता, सॉरी मैं डॉक्टर नहीं बना सकता। अब बच्चा तो 99% मार्क्स लेके टॉपर बन गया, और यहाँ बाप फेल हो गया। तो जीवन में कभी बाप को फेल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कहना चाहता हूँ। ये मैसेज मेरा आम पब्लिक के लिए है। बाप फेल हो जाए, सारी जिंदगी बेटा माफ नहीं करेगा। मेरे बाप ने पैसे नहीं दिए थे उस टाइम नीट के फॉर्म के लिए, वरना मैं डॉक्टर होता। और बाप की फेलियर के कारण, जब उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया उस टाइम, जब मेरा करियर का सवाल था, मैं तो बॉटनी में मेरे 99% मार्क्स थे, मैथ्स में मेरे 100% थे, मैं तो टॉपर था, और मेरे ड्रीम बड़े थे, मगर पिता ने सपोर्ट नहीं किया। पिता ने सपोर्ट किया, किस चीज का किया? मेरे भाई को पढ़ाना है, बहन की शादी की जिम्मेदारी करनी है, घर भी बनाना है गांव में, ये भी करना है, खेती के लिए ट्रैक्टर भी खरीदना, वो उन्हीं चक्रों में पड़ा रहा। मेरा कहना है कि बच्चे यदि पैदा किए हैं तो उनकी लायबिलिटीज जिस दिन पैदा करो उसी दिन से चालू हो गई लायबिलिटीज, उसी दिन से उनके लिए सेविंग करना जरूरी है। दिस इज द बेस्ट। और सेविंग के साथ साथ सेफ गार्ड करो, प्रोटेक्शन भी देके रखो, उनकी श्योर इवेंट गारंटेड, यदि हम हैं तो भी होंगी, हम नहीं तो इंश्योरेंस का रिस्क कवर से होगी। जी, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए? आज के समय में कभी भी असमय मृत्यु हो जाती है लोगों की, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कभी भी आप देख रहे हैं कोई भी बीमारी हो सकती है। जनरल में जैसे आज के समय में ज़रूरत बन गई है कि हर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ियां हैं, ऐसे में क्या इंश्योरेंस पॉलिसी भी होना चाहिए सभी के पास? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले सेविंग प्लान होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लोग लेते हैं। अब देखिए, मैं बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। टर्म इंश्योरेंस आपने ले लिया 1 करोड़ का, SIP ले ली, और मुझे कहा, जब मैं सेविंग के लिए प्लान करता हूँ किसी के लिए, कहले भाई साहब सॉरी, सब कुछ पैक है, मैंने टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले रखा है और SIP का रखिए 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना, दिस इज द प्योर इन्वेस्टमेंट। किसमें? SIP में। और टर्म इंश्योरेंस इज द प्योर रिस्क कवर। जब हम LIC पॉलिसी की बात करते हैं,
उस प्लानिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने दोनों सेपरेट सेपरेट ले रखे हैं। नो डाउट, टर्म इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस होता है। अच्छा। LIC जो सेविंग प्लान है दैट इज नॉट प्योर इंश्योरेंस। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, बस बोलिए आप। प्योर इंश्योरेंस मतलब? प्योर इंश्योरेंस मतलब ओनली रिस्क कवर करेगा। अब मैं कहता हूं कि आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया 1 करोड़ का, धीरे धीरे बढ़ता गया टाइम और बच्चे हायर एजुकेशन के टाइम पे पहुंचते हैं और उनकी 12वीं चल रही है और 11वीं और 12वीं स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहे हैं। अब उन्हें पैसे की ह्यूज रिक्वायरमेंट आने वाली है। इस टाइम बाप एक्सीडेंट होता है और डिसेबल हो गया, अपंग हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या टर्म इंश्योरेंस अपंगता होने पर क्या सपोर्ट देगा? उनके बच्चे पढ़ेंगे कहां से? घर कैसे चलेगा? उसका इलाज कौन कराएगा? उसके बीड़ी माचिस के खर्चे कौन देगा? बीबी तो नहीं देगी उसे बीड़ी का खर्चा, दारू का खर्चा। उस आदमी को जिसने सारी जिंदगी शानदार लाइफ जी थी, वो 15 लाख के पैकेज के सामने 15 रुपए का नहीं रहा। इवन 15,000 रुपए महीने दवाई का खर्चा बीबी के सर पे उसने रख दिया और बच्चों की सारी फीस की उससे पल्ला झाड़ लिया उसने, बिकॉज डिसेबल हो गया, वो तो अपंग हो गया। ऐसे में टर्म इंश्योरेंस जब काम नहीं होगा, यहां फेल हो गया, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे कह सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट टूल? ज्यादातर लोगों ने टर्म इंश्योरेंस करा लिया है। यंग जनरेशन को एजुकेट प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। अच्छा। उन्हें बोला जा रहा है कि सेपरेट आप एक रिस्क कवर को सेपरेट करें, इन्वेस्टमेंट को सेपरेट करें। अब SIP की बात ले लें, उन्होंने रिस्क कवर को सेपरेट किया। 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है आपका, उसे MBBS डॉक्टर बनना है, आप जिंदा हैं और कमा रहे हैं और हेल्दी हैं, तो कर्जा लेके, कर्जा मिल भी जाएगा, कर्जा उतार भी देंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप डिसेबल हो गए तो आपको कर्ज देगा कोई? नहीं देगा। उधार देगा कोई? नहीं देगा। रिश्तेदार कोई देगा उधार? नहीं देगा। सवाल आता है वापस कैसे लौटाएगा? ऐसे में पत्नी निकलेगी कमाने। अब पत्नी का स्टैंडर्ड क्या है पढ़ाई का? वो 10,000 रुपए महीना कमाएगी, सही बात है। दुर्गति कराएगी तो वो बेचारी कमा के लाएगी धक्के खा के, और उसके बाद वो कहेगा कि ये एक तनख्वाह कब आ रही है? कहले कल आएगी तनख्वाह मेरी। कहले कितनी? 10,500 रुपए। कहले एक काम करिए, 4 पवे ले आना 8 PM की। महीना हो गया, जीप पे लगाने लाएगी? नहीं लाएगी। तो फिर अब बात करते हैं, यही प्लानिंग आपकी वो होती LIC की, और डिसेबल हो जाते। आपने आज 10,000 की किस्त भरी, सेविंग कर रहे हैं हम, आपको 70 लाख देंगे 25 साल में बच्चे की शादी में। उससे पहले 25 लाख रुपए इमरजेंसी फंड की तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपने 10,000 रुपए महीने की सेव की, SIP ना करके आपने सेविंग यहाँ की। सेविंग इसमें भी हो रही है, सेविंग SIP में भी हो रही है। नहीं, SIP में आपका रिस्क पता नहीं कि कल आपका 1 लाख डिपॉजिट अमाउंट 50,000 भी रह सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 1,10,000 रुपए भी हो सकता है। लेकिन LIC में क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपका उतना ही हो रहा है, लेकिन आपको गारंटी रिटर्न मिल रहा है। यस, ये अंतर है SIP और LIC। यहाँ एश्योर्ड है, गारंटीड बोनस है, और हमारे यहाँ यदि हम पेंशन की बात करें तो हमारे पास गारंटीड रिटर्न है, पहले दिन से लिख के देंगे इतना % मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज के समय में ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में होता है कि लोग बचा पाते नहीं है, सैलरी उनकी कम है, खर्चे ज्यादा हैं। एक आदमी को डर रहता है कि अगर मैं 60 साल का हो गया, लोग तो जॉब पे रखेंगे नहीं, पर ऐसी परिस्थिति में रिटर्न उनको मिलता रहे, इसके लिए क्या सही रहता है, क्या प्लान होना चाहिए उनके लिए? उनके लिए बताता हूँ। अभी ये वाला जो पॉइंट था हमारा, हाँ, इसको हम क्लोज करते हैं। हाँ, इसमें SIP आपने की थी बेटी की शादी में, तो वो मिशन पूरा इनकम्प्लीट हो गया आपका, बिकॉज बेटी जिस टाइम 10 साल की हुई उसी टाइम शेयर मार्केट धड़ाम से अब हो गया। तो मेरी आपकी बेटी 10 साल की आज है, और आपने प्लान किया था SIP को कि मैं 25 साल में 2 करोड़ मिल जाएंगे। आपके पैसे जितने थे 6 महीने पहले, आज उससे भी आधे कर दिया आपने, और आधे लेके चुपचाप बैठ गए, और ये दाल नमक चीनी में साफ हो गए। ला मोटरसाइकिल की EMI चुकता कर दूं, ला थोड़ा सा पैसा मिला मैं मकान की किस्त चुकता कर दूं, हो गया खत्म। पिछले 10 साल से जो जमा किया था 10 साल इक्वल टू 0 बन गया। क्योंकि पैसा किसी का सगा नहीं, पैसा किसी के पास रुका नहीं, और पैसा किसी के पास टिका नहीं। पैसे को टिकाने, रुकाने और थमाने के लिए तो एक ही टूल है, क्या? उसके लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा। डैम बना दो, जो डैम के अंदर पानी रुक गया
वो आपके फ्यूचर यूज के लिए काम आएगा, और अच्छा। जो बह गया नदी में वो बह वो गया। सारा का सारा समुद्र में पहुंच के खारा पानी बन जाएगा कल, वो आपकी लाइफ में कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो डैम बनाओ, अपनी इनकम का डैम बनाना सीखो, कुछ डैम में पैसा रखो, कुछ फ्लो में रखो, उतना निकालो जितने में आप फर्दर फ्यूचर के लिए सरवाइव कर पाओ, उतना बचा के भी रखो। तो डैम बनाना भी बहुत जरूरी है आज की डेट में। अब एसआईपी भी फेल हो गया यहाँ जी, उधर, डिसेबल हो गया तो उधर वो टर्म्स लाइबिलिटीज। इंश्योरेंस फेल हो गया। अब बात आती है, मैंने आपको सेविंग प्लान दिया एक, हम्म, केवल एक, ये आपकी सारी नीड पूरी करेगा। हम्म, 10,000 रुपये महीना मुझे दीजिए, हम्म, मैं आपको 70 लाख रुपए दे रहा हूँ 25 साल में बेटी की शादी में। अच्छा, अब बेटी की हायर एजुकेशन के लिए जब बेटी 18 साल की होती है और उसे पैसे की नीड हुई, मैं 25 लाख रुपए दूंगा आपको, अच्छा, एडवांस निकाल दूंगा, और विदाउट ईएमआई। अच्छा जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपको यदि 2 लाख का लोन लेना है बैंक से, तो बिना आधार के, सॉरी बिना आधार, आपके बिना इंटरेस्ट के, बिना गारंटर के, बिना आपके एड्रेस प्रूफ के, और बिना आपके सैलरी स्लिप के, और बिना आईटीआर के, कोई बैंक आपको इंटरटेन करेगा? नहीं करेंगे। आपको आईटीआर नहीं 3 साल का, तो दे देगा वो 1 लाख। नहीं। एलआईसी क्या कहती है कि यू आर वेरीफाइड कस्टमर ऑफ एलआईसी, हम्म, वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट, हम्म, इमरजेंसी फंड की तरह से अच्छा, हम आपको सपोर्ट करेंगे जितना आपने जमा किया उस फंड के अगेंस्ट। अच्छा जी, आपकी पॉलिसी चल रही है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं चल रहा है, उसमें से निकाल के नहीं दिया, मगर उसकी गारंटी पर हमने आपको सपोर्ट कर दिया। ये लो जी 25 लाख, आपने बेटी के लिए नीट की तैयारी करी, थैंक गॉड कि बेटी नीट में क्वालिफाई होगी, गवर्नमेंट सीट मिल गई, 25 लाख में उसकी शानदार पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ कंप्लीट कर दिया आपने। अब बात आता है 5 साल बाद बेटी डॉक्टर बन के आ जाती है, जी, जो बचे 42 लाख रुपया, उसमें से 25 लाख का 6 लाख भी मान लो ब्याज का, हम्म, एक एग्जाम 5 साल में आपने 6 लाख रुपए ब्याज का, तो 25 और 6 31, 31 70 लाख में से 31 लाख गए, फिर भी आपके 39 लाख रुपीस बेटी की शादी में काम आ गए, आपने नहीं किस 1 रुपए की भी दी। और रिस्क भी नहीं रहा कि कल मान लीजिए देश पे कोई हमला हो जाए, शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। एलआईसी ने अगर बोला कि इतना पैसा आपको मिलेगा तो उतना पैसा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। गारंटी है इस चीज की, बिकॉज बोनस इज डिक्लेयर्ड। लेकिन आज के समय में एक सवाल और सामने आता है, कई सारी कंपनियां हैं, एचडीएफसी है, रिलायंस है, और डेली प्रतिदिन प्रतिदिन नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही हैं। ऐसे में हमें प्राइवेट कंपनियों को चुनना चाहिए या एलआईसी को चुनना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस अब देखिए, है? ये जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करी, जी, ये 1956 में एक 25 बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज थी, उन सारी को ज्वाइंट करके एक ज्वाइंट वेंचर उनका तैयार किया गया गवर्नमेंट ने, और वो किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। 1956 में जिस दिन ये लॉन्च की गई थी कंपनी, उस दिन गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था, अच्छा, इसको संचालन करने के लिए। और बाकी जो भी आज की डेट में है, आज एलआईसी वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी बन गई है, यदि मैं कहूँ इसकी एसेट वैल्यू की। अच्छा, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं जितनी हमारे पास पैसा है। एलआईसी के पास, एलआईसी के पास उतना पैसा जितना अंबानी के पास है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। अंबानी इंडिया का कितना बड़ा अमीर आदमी है। जी, अडानी की एसेट और एलआईसी की एसेट लगभग इक्वल चल रही है। तो एलआईसी एक समुद्र है जिसमें पैसा अनलिमिटेड है, इतना है कि इसमें 1 लाख करोड़ भी डूब जाएगा किसी एलआईसी का, एलआईसी को कोई फर्क और नहीं श्योरिटी पड़ने भी है। कल अगर देश में महंगाई बढ़ जाए या बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन एलआईसी ने जो आपसे वादा किया है वो आपका पूरा करेगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट और एलआईसी की। एलआईसी गवर्नमेंट की है और प्राइवेट वाली कंपनी दूसरी है। प्राइवेट वाली कंपनी, हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस मतलब एक पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस मतलब उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस एसबीआई लाइफ है या एचडीएफसी लाइफ है, हमने उधर से ली, कल डेथ हुई तो एक बार रिस्कवर मिला। हाँ, हमने आपको एक पॉलिसी दी थी अभी जिसको जीवन लक्ष्य कहते हैं, कौन सी 10,000 रुपए महीना, जिसमें हमने कहा था आपकी दोनों रिक्वायरमेंट मीट करती है। वो कैसे? ऐसा ही कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यदि डेथ होती है किसी पॉलिसी होल्डर की तो क्या मिलता है? पैसा मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो जो अमाउंट पहले बताया गया है एक्सीडेंट होने पे इतना अमाउंट मिलेगा वो मिल जाता है। क्या कोई ऐसी
इन्वेस्टमेंट है, कोई पॉलिसी ऐसी है किसी भी कंपनी में वर्ल्ड में कि यदि कल डेथ होती है तो किस्त माफ हो जाए, किस्त कंपनी भरे और तुरंत 50 लाख रुपए कैश दे दे। नहीं, मैंने तो ऐसी कंपनी नहीं सुनी अभी तक। 25 साल तक 2.5 लाख रुपए हर साल दे दी जाए बच्चों की फीस के लिए खर्चा। अच्छा। किस्त हमने भर दी 25 लाख की, 50 लाख से घर चला दिया। एक्सीडेंट केस में, नॉर्मल केस में 25, तो 50 लाख किसी के घर में आ गया, उसने 1% पे इन्वेस्ट कर दिया, कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। बिल्कुल करेगा। 50,000 रुपए महीना की इनकम आ गई। यदि कल मेरी इनकम स्टॉप हुई, कल मेरी पत्नी की 50,000 छोड़ के तो गया मैं, तो दिस इज इनकम रिप्लेसमेंट जी। अब 25 साल तक 20,000 रुपए महीना अलग से मिलेगा। मेरे बच्चों की पढ़ाई छूटेगी क्या? नहीं छूटेगी। 20,000 रुपए महीना टॉप क्लास एजुकेशन मेरे बच्चों के लिए मेरी पत्नी दिला सकती है। मैं हूं तो अच्छी एजुकेशन दिला रहा हूं, मैं तो घर चला रहा हूं, मैं हूं तो किस्त भर रहा हूं, मैं हूं तो बच्चों की गारंटी करता हूं फ्यूचर में मैं उनकी शादी में शानदार पैसा लगा के उनके ड्रीम पूरे करूंगा। मगर बात आती है यदि कल मैं नहीं उठा, कुछ नहीं पता आजकल, ना बूढ़े का पता 65 साल के, ना 15 साल के जवान का पता कल क्या हो जाए, कल की सुबह होगी या नहीं। ऐसे में गारंटी चीज, अपनी श्योर इवेंट गारंटी करके चलो। LIC में हमने एक किस्त भरी केवल 10,000, घर वालों को क्या मिला? 25 लाख की किस्तें पत्नी को नहीं भरनी पड़ी, उसे दुर्गति नहीं करानी पड़ी 10,000 कमाने के लिए 10 घंटा, उसे तुरंत 50 लाख से 50,000 रुपए आ गया, 50 लाख सेव। 25 साल तक 20,000 रुपए महीना, 50 वहां से, 20 यहाँ से, 70। कल यदि मैंने 70,000 की इनकम तो रिप्लेस करके गया आप नहीं। और जब टाइम आया बेटी की हायर एजुकेशन का, उस टाइम 50 लाख उसकी डॉक्टरी पढ़ाई में लगा दिए, बेटी डॉक्टर बन गई। अब बेटी की शादी का टाइम आता है 5 साल बाद, पत्नी के पास वो 70 लाख जो मिलना है वो टाइम पे मिलेगा। तो हमने किस्त भी भरी, हमने घर भी चलाया, हमने बच्चे भी पढ़ाए, हमने शादी भी करी। ये बताइए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का टूल कैसा है? LIC का या प्राइवेट वाला कोई भी पॉलिसी लेते हैं जिसमें इसके अगेंस्ट में इसके इक्वल बेनिफिट्स नहीं है। और प्राइवेट कंपनियों में मैंने सुना भी, अभी रिसेंटली सारा इंडिया करके कंपनी थी, वो भाग गई, दिवालिया हुई, क्या हुई, उसमें हमारा काफी पैसा उसमें फंस गया। प्राइवेट कंपनी में रिस्क काफी रहता है कि कंपनी बंद होने का, शेयर डाउन होने का, लेकिन मुझे लगता है कि LIC इनकी तुलना में ज्यादा अच्छी है। 1956 में जब LIC लॉन्च की गई थी, उसी दिन से अंडर सेक्शन 37 एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1956 बनाया गया था कि LIC पॉलिसी होल्डर्स का पैसा, यदि LIC डूबती है, मान लो डूब गई, पहली बात है समुद्र कभी सूख नहीं सकता जी। और मान लो एक बार को सूख गया, ठीक है, सूख गया, अब सूखने के बाद आपका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 1-1 रुपया। अब आपने उसी के अगेंस्ट में सोचा, छोड़ यार LIC में मैं नहीं करता FD, मैं नहीं करता LIC में इन्वेस्टमेंट, मैं तो बैंक में डालूंगा। आपने 5 करोड़ रुपए बैंक में डाल रखा है, मुआवजा मिला, 5 करोड़ बैंक में डाल दिया। कल सुबह खबर आती है RBI ने बैंक पे ताला लगा दिया। अभी रिसेंटली यस बैंक में यस ऐसा बैंक, हुआ था, PMC बैंक, और अभी एक सीनियर सिटीजन के लिए एक बैंक खुला था महाराष्ट्र में, उसमें भी ऐसा ही हुआ, कोऑपरेटिव बैंक था। उसमें क्या हुआ, सुबह ही न्यूज आती है कि आज से बैंक की सारी कार्रवाई पे RBI की नजर रहेगी, एवरीथिंग इज क्लोज्ड फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, RBI और उसके अधिकारी उस पर 6 महीने तक नजर रखेंगे। वहां पे कुछ लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई, रिटायरमेंट के टाइम पे 55 लाख रुपए एक सज्जन ने अपने अकाउंट में डाले FD में, और उसका रेगुलर उसको ब्याज 30,000 35,000 रुपए आ रहा था। और उसकी बूढ़े और बुढ़िया की दोनों की रेगुलर जो दवाइयाँ थी वो 15,000 रुपए महीने की थी। बुढ़ापा दवाइयों पे कटता है आज की डेट में, और लाइफ टाइम दवाई चलती है। अब उसके लिए समस्या ये आ गई कि ऐसे टाइम पे जब उसके बच्चे उसका साथ नहीं दे रहे, उन्हें अलग थलग करके छोड़ रखा है। आज उनकी मजबूती क्या थी कल तक? पेंशन जो 30-35 हजार रुपए वहां से आ रहा था, अब वो अचानक स्टॉप हो जाए, वो तो बर्बाद हो गया। कहाँ जाएगा, भीख मांगेगा क्या? उसके पास तो उसके अलावा कुछ था ही नहीं, सड़क पे आ गया। अब उसकी कोई सुनवाई नहीं। RBI की इंस्ट्रक्शन है दैट शुड बी फॉलोड। उसे उधार भी बैंक 500 रुपए नहीं देगा, उसे कर्जा भी 1 लाख नहीं देगा। अब बात करते हैं, यदि बैंक बिल्कुल डूब गया, मान लो, पहली बात है गवर्नमेंट उसको टेक ओवर किसी ना किसी तरीके से करवा देती है, मगर मान लो एक बार को डूब गया। हमारे नोएडा साइड में, ग्रेटर नोएडा साइड में देखें, कई सारे प्राइवेट बैंक आए, महामेदा बैंक आया, डूब गया, लोगों का सारा पैसा डूब चुका है, कभी 1 रुपया नहीं मिला। वो भी कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी कोऑपरेटिव बैंक था, महामेदा बैंक।
1 रुपया आज तक नहीं मिला किसी का, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक पे आरबीआई पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा है। वो जो बैंक होते हैं आपके नेशनल बैंक, यदि कोई दिक्कत आती है तो 5 लाख रुपए आपको आराम से ईमानदारी के मिलेंगे, 5 करोड़ के बदले। अच्छा, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उसके 55 लाख के 5 लाख मिलेंगे। अच्छा। 50 लाख डूब गया और वो किसी को कोर्ट केस भी नहीं कर सकता, किसी चाहे को गाली भी हमने नहीं दे सकता। कितनी भी अच्छी एफडी खोल रखी हो, चाहे जितना बड़ा इंश्योरेंस खोल रखा हो, 5 लेकिन लाख वैल्यू है, 5 लाख रुपए सिंपल। हमें मिलेंगे अगर कोई भी प्राइवेट बैंक बंद होती है या दिवालिया घोषित होती है तो आप सभी ध्यान दें, जब कभी भी इंश्योरेंस लें तो कोशिश करें एलआईसी के माध्यम से ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि एलआईसी केंद्र सरकार उस पर पूरी कंट्रोल रखे हुए है और उसमें आपका पैसा गारंटी भी सुरक्षित है, देती है। गारंटी भी देती है। वही अगर आप प्राइवेट बैंक से कोई भी लेते हैं इंश्योरेंस या एफडी बनाते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं किसी प्राइवेट बैंक में, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अपने पैसों को सुरक्षित रखें और एलआईसी में निवेश करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के समय में कर्जा एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोगों के ऊपर कोई ना कोई कर्ज चल रहा है, चाहे वो ईएमआई के तौर पर हो या मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर हो, किसी भी तरह का कर्जा हो। इससे निकलने के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थंब रूल है वो एक ही है बस, जी। इनकम माइनस Saving। सेविंग इक्वल टू खर्चा। इससे क्या, सेविंग जो है आपके उन कर्जों से आपको बचाएगी, आपको डूबने से बचाएगी, आपको सुसाइड करने की नौबत जो आती है उससे बचाएगी। आप सारी जिंदगी में सारी दुनिया में जलील होते हैं, इससे ही पैसा ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं किया, मान के चलो, सेविंग आपने की नहीं, तो मेडिकल इंश्योरेंस कहां से मिलेगा? आपने तो कमाया, खर्चा किया और सेविंग के नाम पे जीरो। आपकी इक्वेशन ही लाइफस्टाइल की गलत है, जो कि आजकल नई जनरेशन कर रही है। जी। उन्हें पैसों की टेंशन ही नहीं, सेविंग की, खर्च करने की, लाइफस्टाइल को मेंटेन, बीवी जैसा कहती है वैसा कर दो, है अपने आप अपने यार दोस्त जैसे कहते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट में डाल दो, पार्टी कर लो, है बस पार्टी पिकनिक और ये लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, कल की चिंता ही नहीं। मैं कहता हूं जिस दिन बच्चे का करियर चालू हो उसी दिन पिता को उसको एक सेविंग प्लान में डाल देना चाहिए कि बेटा कल से सेविंग पे पहले ध्यान दे, खर्चे बाद में करेगा। इट मींस मेरे सभी पेरेंट्स को एडवाइस है कि जैसे ही बच्चा करियर में आया अपने, जब भी उसका करियर शुरू हो, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसके लिए कोई सेविंग प्लान करा दे। किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी बैंक से, किसी भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस 3 चीजों की प्रोटेक्शन देगा। एक तो सेविंग की आदत पड़ेगी, उसे पैसा बर्बाद होने से बचेगा। दूसरी, उसको आदत पड़ेगी जिम्मेदारी की, डिसिप्लिन इन लाइफ। क्या होता है, मैं कमा रहा हूं तो मुझे बचाना है, किस्त भी भरनी है। अब पहले वो किस्त भरेगा और उसके बाद दोस्तों को हेल्प करेगा। दोस्त की तो हेल्प कब तब करेगा जब उसके पास होगा। जी, सही बात है। घर वालों की हेल्प तो कर दी और उसके बाद बचा उसको पॉलिसी की किस्त भरनी है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया कि मुझे ये काम करना है। सो दिस इज ए गुड हैबिट एक पेरेंट्स अपने बच्चे में डाल सकता है। बच्चे को सारी आदतें सिखा रहा है बाप, पढ़ो बेटा, मेहनत करो, बताओ तुम्हारे लिए कितने पैसों की जरूरत है, सारी चीजें सिखाता है। सेविंग का बीज क्यों नहीं बोता है, अपने हाथ से बो के देना। मान के चलो उसने, पिता ने पहली किस्त भर दी, 1.25 लाख की किस्त मैंने भर दी बेटा, 1.25 लाख की किस्त मैंने भर दी, अगले साल वो जो पैसा कमाएगा पूरे साल में, अगली किस्त खुद भरेगा। उससे 70 लाख रुपए का पौधा लगा दिया, तो बाप गलती क्या कर रहे हैं पिता लोग, 25 बीघा जमीन दे देंगे उसको, 36 कमरे किराए पे वो दे देंगे जब बुढ़ापा आएगा। उसको क्या नहीं दे रहे, सेविंग का पौधा। एक किस्त दे दे, केवल 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दे दे, 1 करोड़ मुआवजा ना दे, 1 लाख दे दे। वो 4-5 मकान जो है वो ना दे 5 करोड़ के, 1 लाख रुपए दे दे। 1 लाख से उसे सेविंग की आदत पड़ेगी, डिसिप्लिन लाइफ में आएगा और जिम्मेदारी का एहसास होगा। और उसके साथ साथ भविष्य में जब भी उसके कोई इमरजेंसी आएगी तो ये पैसा उसको सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ कभी इसको कुछ हुआ तो इसके परिवार को वो 10,000 इक्वल टू 2.5 करोड़ का बैकअप सपोर्ट देगा, रिस्क कवर जी। यदि कल इसको कुछ होता है, किस्त माफ कर देंगे हम, एलआईसी नहीं किस्त लेगी। पत्नी को किस्त नहीं देना, 50 लाख तुरंत मिला, 25 साल तक पेंशन आई, लास्ट में मेच्योरिटी भी, हर चीज की गारंटी होगी। तो सेविंग की आदत ऐसी डालनी चाहिए बच्चों को जिससे कि बच्चों का आगे विकास हो। ऐसी आदत भी डालनी चाहिए, वरना बुरी आदत तो बच्चे सीख लेंगे। और मैंने देखा कि ज्यादातर जो है ना खर्चे की आदत पेरेंट्स की तरफ से लगाई जाती है बच्चों में। बड़े बड़े शौक, कार से घूमना, बड़े बड़े महंगे महंगे फोन लेना,
मैंने देखा जो हाई क्लास स्टैंडर्ड के जो घर हैं, जो फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को पहले से ही हाई लेवल में जिंदगी जीना सिखा देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनको वहीं से ही सेविंग का एक एडवाइस दे के चलना चाहिए कि कैसे आपको सेविंग करनी चाहिए। यस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से हमारे लिए जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड टूल है। अच्छा। पहले मैंने क्या कहा, सिक्योर योर फ्यूचर इवेंट्स दैट इज जी। बाय सेविंग प्लान, नॉट थ्रू LIC, सॉरी SIP, और नॉट थ्रू टर्म इंश्योरेंस। जी। सेविंग से प्रोटेक्शन हो गई। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या होगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस से होती है। अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस की ये भी है, गारंटीड है, ये भी श्योर इवेंट है लाइफ की समस्याएं आएंगी, बीमारी आएंगी। मुझे नहीं आएंगी तो मेरे पिताजी को आएंगी, जी। पिताजी नहीं आएंगे तो बच्चा चोट खाएगा, खर्चा तो मेडिकल का आएगा। कौन सा परिवार ऐसा है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 1 साल में आपके मम्मी पापा और परिवार जो है, यदि उनकी बात की जाए तो कितनी बार आप मेडिकल स्टोर पे दवाई के लिए गए होंगे? काफी वाली है। तो रेगुलर खर्चा है ना जी। इसके बारे में लोग प्लान ही नहीं करते। कहते कौन देगा 15,000 रुपया 3 मेंबर के। अब 2 आप मियाँ बीबी हैं, एक आपके पास बच्चा है, 16,000 रुपए, मात्र 16,000 रुपए देने पर आपको 10 लाख का बीमा मिलता है। अच्छा। और 10 लाख के साथ अनलिमिटेड आपको 10 लाख रुपए वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो रहा है। हर बीमारी के लिए आपको 10 लाख मल्टीपल आपको बेनिफिट हो गया। अच्छा। इट मीन 10 लाख से आप चाहे तो 50 लाख का भी एक आपकी मेडिकल प्रोटेक्शन हो गई। अच्छा। दूसरा, आपको इसमें जब आप डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के 6 महीने तक के खर्चे भी मिल रहे हैं। अच्छा। और जितने दिन तक एडमिट रहे पर डे कैश भी मिल रहा है। अच्छा। और यदि आप इस बार कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल पॉलिसी आपकी 10 से 15 लाख की हो रही है। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ में यदि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। 16,000 एक बिग अमाउंट नहीं है, मगर बुखार आने पर 1,60,000 देना बिग अमाउंट है। वो बजट बिगाड़ता है। और यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख का बजट बिगड़ता है। और यदि कोई कैंसर आ गया तो 50 लाख का बजट बिगड़ता है। और यदि कोई शुगर आ गई तो जीवन भर का बजट बिगड़ता है, वो चलता ही रहता है खर्चा। अब मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, 16,000 महंगा सौदा नहीं है, 16 लाख बहुत महंगा है। तो इसलिए 16,000 सेविंग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपका कॉस्ट सेविंग है। दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज द बेस्ट सेविंग। यदि आपने मान के चलो 4 लाख रुपए आप एक एक्सीडेंट करते हैं, हॉस्पिटल में चले आते हैं, आप तो मुंह बाए पड़े हैं वहां पे, ऐसे आप अंदर पड़े हैं बिकॉज आपके हालात बहुत खराब है। आप अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं कि कैसे बचूंगा मैं। बाहर परिवार जूझ रहा है, आप इधर अपनी दर्दों से परेशान है और वो कर्जों के दर्द से परेशान है कि कहां से कर्ज ले, किससे ले। और इमरजेंसी में कोई हेल्प भी नहीं करता है पैसों की। आप सुनो, आपके पास पैसा नहीं है, आप बाहर खड़े हैं, पिताजी अंदर एडमिट है, आपको 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख हमने आपको दिया। कैसे दिया? जिज्जा जी से लिया, साले से लिया, भाई लेके आया, जो रिश्तेदार आया वो लेके आया, कोई बिना मांगे देने आया। इस तरह से करके आपके पास पैसा आता चला गया। अब आपने पैसा वो जितना आता रहा है उसके बिल भरते गए। अब भरते भरते आपको भी नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ बिल पहुंच गया, और ना अंदर वाले को तो पता ही बिल्कुल नहीं। और बिल होते होते 8 लाख पहुंच गया। और 8 लाख के बाद पता चलता है रात को आपकी पल्स डाउन हो रही है, और उसके साथ साथ आपका जो आपका प्लेटलेट्स है 40,000 है। सुबह होती है 9,000 रह गई। कहले दौड़ो भैया प्लेट दो। प्लेटलेट्स लेने के लिए मेरे ऐसा बंदा जाता है, और जब पहुंचता है वहां पे उससे पहले ही पता चलता है बंदा मर गया। अब वो 8 लाख रुपए का जो कर्जा है, वो तो 8 आदमियों से जो लिया है, वो कौन देगी? भाई देगा, चाचा देगा, ताऊ मामा, कौन देगा? पत्नी देगी। पत्नी का तो सब कुछ उजड़ गया, उसका तो वो तो बर्बाद हो गई। उसके तो जीवन का सारा श्रृंगार, सारो साजो श्रृंगार, सब कुछ, हमेशा की इनकम, उसके भविष्य में तो सारे क्वेश्चन मार्क आ गए, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब ऐसे में कोई मदद कर दे उस औरत को आएगा नहीं। अब उस टाइम देखने वाली बात है कितने सगे हैं लोग। याद रखना, किस औरत का पति मरता है उसका सगा भाई 1.5 लाख रुपए देता है उसकी बीमारी में, तो 1.5 लाख भी वो मांगता है। 95%
ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। वो अपने 2.5 लाख भी मांग लेगा, 50,000 वाला 50,000। सगे भाई की बात कर रहा हूँ, भाभी जी। जिस टाइम भाई साहब एडमिट हुए थे, मैंने एडवांस डिपॉजिट कराया था, क्योंकि उनके पास कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वो फुलफिल की थी। तो उसके लिए आप बताएं कैसे करेंगे। अब मुझे बच्चों की फीस देनी है, वो भी मांग लेता है। सही। और बहुत से तो बेशर्म ऐसे भी लोग देखे हैं, ससुर भी मांग लेते हैं। ऐसे में वो जो बजट बिगड़ा, 8 लाख कर्ज उतारने के लिए उसकी 10,000 की तनख्वाह लगती है, वो 8 लाख कितने दिनों में उतारेगी बताइए? आपसे पूछना चाहता हूँ। काफी टाइम लग जाएगा। इसका और मतलब एक बीमारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसका आज भी अगर कल मान भी लीजिए परसों कोई भी। सही भी हो जाता है हाँ, बीमारी से, वो तो कर्जों में इतना दब जाएगा कि टेंशन में ही ऐसे मारा जाएगा। तो सही टाइम पे सही प्लानिंग करना समझदारी होती है, हेल्थ बाकी इंश्योरेंस हमारे बर्बादी तो लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपकी आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी में आ गया। इसलिए गांव गांव के लोग भी मुझे बुला के हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम्म। मेरी टीम है, मेरी टीम फुल टाइम ऑन रहती है। अच्छा जी। मेरे मैनेजर से काम करते हैं, और सुबह से रात के 11 बजे तक, इतना हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड है आज की डेट में। सुबह से रात के 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, और हमें हमें अपॉइंटमेंट हमारे कंप्लीट नहीं होते। मैं जनरली 400 पॉलिसी कर देता हूँ साल में। कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए करता हूँ, कुछ जनरल इंश्योरेंस में ये सब करता हूँ, और LIC वगैरह ये सब सारे काम मेरी कंपनी में है। अच्छा, आज के समय में मैंने सर ये देखा है कि लोग बहुत पेटीएम फोन पे के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये समस्या भी देखी है कि जब समस्या आती है, हाँ। मान लीजिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, हम्म, जब क्लेम की बारी आती है तो कस्टमर केयर पे फोन नहीं लगता, मेल का रिप्लाई नहीं आता। या तो ऐसे में हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहिए या हमें किसी एजेंट के थ्रू लेना चाहिए? ये मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा, जी। डायरेक्ट खरीदोगे हम्म। तो कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है। अच्छा। तुम अपने आप में होल साथी हो अपने। हम्म। तुम तो पढ़े हो हॉस्पिटल में, हम्म। कंपनी में कौन तुम्हें जानता है? तुम्हारे दोस्तों को, भाई जो बाहर खड़े हैं रिश्तेदार, वो उन्हें कौन जानता है कंपनी में? अब वो कंपनी में तो कस्टमर केयर पे ही कॉल किया जाएगा। जी, उसका प्रोसीजर अब ये है कि कस्टमर भाई केयर आप पे कॉल लेना। किया जाएगा। मान के चलो मैंने आपसे पॉलिसी ली कि भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस ये लो, 25,000 रुपए, हमारी 20 लाख की पॉलिसी आप कर दीजिए, कर दी आपने। आपको मैंने पैसे दिए थे। जब मैं आपको कॉल करूंगा, भाई साहब यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचा हूं, आइए एक बार थोड़ा सा सेटलमेंट कराइए, मेरा परमिशन नहीं आ रही, तो मैं जैसे ही ये नीड होगी तो एकदम सर्विस देने के लिए बंदा वहां पहुंचेगा। आप आओगे ना? बिल्कुल सही बात। आओगे, और वहां जब पता चलेगा अप्रूवल नहीं मिली, तो फिर उसमें कई तरीके के डॉक्यूमेंटेशन लगवाएंगे कि एक ओपीडी ले आओ। जब आपने बाहर डॉक्टर को दिखाया था, वो क्यों नहीं दी आपने? कहने हाँ अच्छा वो भी देनी, चलो मंगवा लेते हैं। आपने ओपीडी लगवाई, एक लेटर हेड पे डॉक्टर के एक लिखवा दिया रिकंसल्टेशन के लिए कि ये बंदा इतने दिन से पहले ही परेशान था और उसका ट्रीटमेंट ऐसे चला था, फिर मेरे पास आया और मैंने ये ट्रीटमेंट इसको दिया है, और इस ट्रीटमेंट के बाद आपने जो डिक्लाइन किया इसको रिकंसिडर करें, बिकॉज ये ऑलरेडी लॉन्ग ट्रीटमेंट से जूझ रहा था। अब ऐसे में अप्रूवल मिल जाती है। वो सलाह कहाँ से दी? किसने दी? एजेंट ने। ऑनलाइन वाला उसे क्या पता कहाँ क्या है। ऑनलाइन वाला ये बोलेगा कि सर मैंने आपका केस अपने हायर टीम को फॉरवर्ड कर हाँ। दिया, वो आपको कॉल बैक करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है। मैंने आपसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कॉलिंग आपने की, जब मेरे पास आएगा आप नहीं आएंगे, मेरे पास दूसरा बंदा आएगा। ये भाई साहब आएंगे, आप तो थे मिश्रा जी, ये आएंगे गुप्ता जी। सर आई एम सचिन गुप्ता, आपकी पॉलिसी के लिए बात हुई थी। यस 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 सर, आधार निकालिए, पैन कार्ड निकालिए, चेक निकालिए, और ये आपके डिटेल्स मैंने नोट कर ली, और वी विल यूज द पॉलिसी टुमारो। वो बंदा चेक लेके शानदार तरीके से चला जाता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, सी यू। उससे एक सवाल किया जाए, उससे एक ही सवाल किया जाना चाहिए, क्या जब मैं मुश्किल में आऊंगा, जब मेरा क्लेम अप्रूवल नहीं होगा, जब मेरा क्लेम डिनाई हो जाएगा, क्या आप अपना नंबर देंगे मुझे? क्या आपका नंबर मैं ले सकता हूं, सो दैट मैं आपको कॉल कर सकूं और आपसे सपोर्ट मिल सके कि आप मेरे पास आ सकते हैं? वो सीधे सीधे मना कर देगा, सॉरी आई कांट गिव माय नंबर, बिकॉज दिस इज नॉट माई ड्यूटी, आई एम फ्रॉम सेल्स टीम। मेरा काम चेक कलेक्ट करना था, माई ड्यूटीज, और मेरा टारगेट पूरा। आपका तो टारगेट पूरा हो गया, अब सर्विस देने की बारी आई,
सर्विस इन भाई साहब ने दी, तीसरे ने। हम्म, कस्टमर केयर पे कॉल किया गया, कॉल पहुंची कस्टमर केयर पे, वहां पे सर्विस डिपार्टमेंट को कौन सा कुछ पता है सुनील रोहिला कौन है। उनका भी उतना लिमिटेड राइट है कि हाँ आपको बस कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी है। अब वहां से सर्विस डिपार्टमेंट वाला वो आएगा आज रात के 7 बजे, सॉरी ऑफिस इज क्लोज, आई एम ऑन ऑफ ड्यूटी, सॉरी वी विल कम टुमारो, वी विल ट्राई समथिंग, कुछ हो सके। वैसे वी आर इनटू ऑनलाइन, सो वी आर नॉट परमिटेड टू अटेंड कस्टमर क्वेरी ऑन स्पॉट, जो भी वो रिक्वायरमेंट है, वी कांट गो। मैं तो गुड़गांव में बैठा हूँ, मैं वहां से कैसे आ जाऊंगा आपके यहाँ, मैं तो ड्यूटी पे हूँ। तो ऐसे में सर्विस नहीं मिलती, तो ऑनलाइन में सर्विस नहीं मिलती है। ऑफलाइन में आप जानते हो कि आपने इस आदमी से, इस व्यक्ति से, आपने इस एजेंट से आपने इंश्योरेंस लिया, तो आप सर्विस उसको पकड़ मिलती सकते है, हो, उसे पकड़ सकते हैं। कल आपके साथ धोखा होता है, कुछ कमिटमेंट गलत होता है, तो उसको कह सकते हो भाई साहब ये कमिटमेंट, उसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते और हैं। कागजी कार्रवाई में एजेंट आपकी पूरी हेल्प करता है Yes. क्लेम लेने में, ये एक प्लस पॉइंट तो हो जाता है। कभी भी ऑनलाइन वाला जब आप लेते हैं, इन चीजों के लिए तैयार रहें कि सर्विस मिलने के चांस आपको 10% है, 90% नहीं। मगर ये जो आप पॉलिसी की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू सर्विस। जितनी अच्छी सर्विस कोई देगा, उससे उतनी ज्यादा लोगों की डिमांड होगी। इसलिए हमारी जो टीम की बात करें, मेरी जो टीम है, मेरी टीम इतना अच्छा सपोर्ट करती है मुझे कि किसी की भी कोई क्वेरी 24 आवर्स हम लोग अटेंड करते हैं। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडिया नाम से हमारी कंपनी है, अच्छा, जिसमें सारे पोर्टफोलियो हमारे हैं। इस पोर्टफोलियो में सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। लाइफ है, हेल्थ है, मोटर है, फैक्ट्री है, शॉप है, मशीनों का बीमा कर रहे हैं, ग्रुप मेडिकल कर रहे हैं, ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम हम दे रहे हैं। ग्रुप ग्रेचुटी गवर्नमेंट स्कीम जो मिलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी हम कर रहे हैं। और दुकानों का बीमा हो रहा है, विदेशों में माल जाता है, इधर से उधर ट्रांजिट होती है, जो भी लॉरी जा रही है, ट्रक जा रहे हैं, उसका बीमा कर रहे हैं। SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, LIC कर रहे हैं, ग्रुप मेडिकल कर रहे हैं, ग्रुप ग्रेचुटी, तो कितने सारे चीजें हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म के तले कर रहे हैं। और इसलिए मेरी टीम मुझे आगे बढ़ाती जा रही है, और ब्रांच में मैं टॉप पोजीशन पे हूँ। यदि हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप अपना कांटेक्ट नंबर देना चाहें अगर? या यू कैन शेयर, आई हैव नो इशू। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको दे दूंगा, सर की कंपनी की प्रोफाइल की वेबसाइट आपको दे दूंगा। आप उस वेबसाइट के माध्यम से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइस आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के समय में यदि किसी के घर में बेटी होती है, बेटी जन्म लेती है, तो कई लोगों को समस्या आ जाती है कि अरे मैं उसकी शादी कैसे करूँगा, मेरी तो साहब नौकरी 15,000 रुपये प्रति माह की सैलरी मुझे मिल रही है, 20,000 रुपये प्रति माह मैं कमा रहा हूँ, खर्चे मेरे 20-22 हज़ार रुपये प्रति माह के हैं। ऐसे में अब मेरे घर में लड़की ने जन्म लिया है, बेटी ने जन्म लिया है, अब उसे पढ़ाना भी है, शादी भी करनी है, कोई एक ऐसी पॉलिसी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है जी। वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस फॉर चाइल्ड मैरिज, स्पेशली वी कैन टारगेट इट टू फॉर कन्यादान, बेटी के लिए शादी। एक ये है, हम बैंक में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ खुद जाना पड़ेगा और जाके वहाँ पे पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और जो पॉलिसी देगा वो दोबारा आपसे बात भी नहीं करेगा जीवन में। अच्छा, पोस्ट ऑफिस वाला, उसने कोई एहसान नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, समझिए, आज मैं 2 डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए कि अपनी बेटी के लिए कौन से वाला ऑप्शन आप चूज करें। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। बैंक में और पोस्ट ऑफिस में आपको लाइन लगानी पड़ेगी, तब वो पॉलिसी देंगे। कोई थैंक यू नहीं है, ये आपकी नीड है। आपका बचत खाता खोला है, बैंक अकाउंट खोला है उन्होंने, और उसके लिए कोई थैंक यू नहीं, कोई स्वीट नहीं खिलाई जाती। एक दूसरा LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC या किसी भी इंश्योरेंस में आप जाएं, तो उसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी LIC की पॉलिसी का, कन्यादान पॉलिसी। एक हमने इसमें इन्वेस्ट किया, आपने LIC की कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट किया, और मैंने बैंक से अपनी एक पॉलिसी ली, सुकन्या। अच्छा, सुकन्या मैंने जाके ली, आपको LIC एजेंट ने आके घर पे सर्विस दी। आप भी पैसा 10,000 रुपये महीना सेव करें, मैं भी सेव कर रहा हूँ 10,000 रुपये महीना, दोनों के पैसे तो जा रहे हैं ना जी, दोनों की हार्ड अर्न कमाई जो है वो उसमें इन्वेस्ट हो रही है। आपकी पॉलिसी जो है वो आपके नाम पे है, कन्यादान पॉलिसी, जिसको जीवन लक्ष्य नाम से जाना जाता है, कन्यादान नाम से वो फेमस है। ठीक है,
मेरे वाली पॉलिसी सुकन्या है, हम्म। जिसको बैंक के बचत खाता के नाम से जाना जाता है, हम्म। वो बेटी के नाम पे। हम्म। धीरे धीरे बेटी बढ़ती है तो मेरा फंड भी बढ़ता है, हम्म। आपका भी बढ़ेगा। जी। आपको इमरजेंसी में कोई पैसे की जरूरत पड़ी, हम्म। आप 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, एज पर कैलकुलेशन जो भी बनेगी उस टाइम की, उस अच्छा। तरह आप मदद के तौर पे निकाल सकते हैं। अच्छा। मेरे वाली पॉलिसी में हम्म। नाबालिग बच्चे के नाम पे पॉलिसी है। अच्छा। कौन सी? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। उसके सुकन्या योजना। खाते से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा सुकन्या में अच्छा। पिता को कर्जा ही लेना पड़ेगा। अपना पैसा वहां पड़ा हुआ है बैंक में, बट ही कैन नॉट टच, तो उसे कर्जों में जिंदगी काटनी पड़ेगी। आपके जब जब जरूरत पड़ेगी, आपने मान के चलो 4 लाख का लोन निकाल लिया आज, और 1.5 साल बाद आपने 1.5 रुपया भी नहीं दिया, और आपके 1.5 साल में फिर आपने उसमें जमा कर दिया 2.25 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपये जमा हो गया आपका। 2.25 लाख पे आपका जो लोन अमाउंट है 50,000 बन गया, 50,000 और मिल जाएगा। पहला आपने दिया नहीं, दूसरा और ले लिया, और दोनों के दोनों चुपचाप बैठे रहिए, 1 रुपया भी देने की किस्त की जरूरत नहीं। अमाउंट हमारा प्रति माह वही जा रहा है जो हम वो जा रहा है, वो किस्त जा रही है, आप चुपचाप ले गए। पहले आपने 1.5 लाख 4 लाख निकाले थे, 50,000 और मिल गया आपको। लेकिन जब बेटी की शादी होगी उस समय वो भी बता amount देता में difference हूँ, होगा? ये पैसा आप कभी भी वापस कर सकते हैं। अच्छा। LIC का पैसा अच्छा। 25,000 करें, 1.5 लाख करें, 2 लाख करें, ना करें 6 साल में 6 रुपए भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अब मेरे यहाँ क्या होता है, मुझे भी पैसे की जरूरत है 6 लाख की, तो मेरे यहाँ मुझे कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा मुझे तब मिलेगा सस्ते वाला जब मेरे पास 3 साल का ITR है, जो मेरे पास है नहीं। जी। मेरा पैसा 10,000 की किस्त भी भरनी है मुझे, ऊपर से उसकी कर्ज की किस्त भी भरनी है, तो डबल मार पड़ गई। क्योंकि कर्जा तो इमरजेंसी कोई आई है तभी तो कर्ज लिया, एक्सीडेंट में कुछ चोट लगी है तो वो तो पैसों से अटेंड की जाएगी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ना, तो उसके लिए मुझे गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो वो कर्जा मिलेगा। मुझे किस्त भरनी पड़ेगी तो कर्जा मिलेगा, और 3 किस्त भी नहीं भरी, चौथे में ताला लेके आ जाएगा घर पे। के लिए घर आपने गिरवी रखा था, ताला ये लगाना है क्योंकि आप किस्त नहीं भर रहे। LIC में 6 साल में 6 रुपए ना भरे, कंफर्टेबली आप अपना पैसा यूज करके जब मर्जी हो तब दे दे, जब आपका बजट बने तब थोड़ा दे दे, ज्यादा दे दे, ना दे दे, मैच्योरिटी से भी कटवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या में, बैंक वाली में। बैंक वाले बेटी जवान होती है, आपकी भी बेटी जवान होती है। आपकी बेटी जवान जब होती है उस टाइम वो कहती है मैं तो अपनी पसंद की शादी करूंगी। बच्चे आजकल 1 और 2 हो रहे हैं, बच्चों को हमने सर पे बैठा रखा है, अपने लाडले प्यारे सब कुछ वही, क्योंकि सामने दिखते हैं। उनको हमने हमेशा उंगली पकड़ के चलाया, उंगली पकड़ के उठाया बैठाया, सारे काम उनकी 24 घंटे की दिनचर्या पे हमारी नजर रही हमेशा। तो लाड प्यार ज्यादा करने की वजह से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की हमेशा, और वो हो गए जिद्दी। अब वो कहता है कि मैं फलाने से शादी करूंगा, मैं कहता हूं उससे शादी नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो। किसी धर्म में यदि हम बात करें, कोई कहे सरदार जी घुसे दामाद बन के, तो अजीब नहीं लगा? सारी दुनिया को नहीं पता चलेगा? पता लगेगा। और किसी सरदार जी के घर में टोपी वाले दामाद जी आए, फर्क पड़ेगा सारी दुनिया में? तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करता बाप, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कह ले कुछ भी हो, कोई भी कर लो, बनिया ढूंढ लो, बामन ढूंढ लो, गुज्जर ढूंढ लो, कोई भी है, कोई भी कास्ट का चलेगा बेटा, मगर ऐसा मत करो। ऐसे में बेटी गए करूंगी तो उसी से करूं, वही मेरा धड़कन, उसी के लिए मेरा दिल धड़कता है, उसी के लिए मेरी जिंदगी है, उसी के लिए मेरी सांसें एक दूसरे के हो चुके हैं, और आपसे बस आपको इंटीमेट करने आए हैं। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अकड़ दिखाओगे फिर FIR भी हमारे हाथ में ऑप्शन है। जिस दिन बाप ने कह दिया है उसको मैं देख लूंगा, उसी दिन वो घबरा जाएंगे, और घबरा के पुलिस में FIR भी कर देंगे। आपके केस में FIR की तो पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी। बेटी नालायक है, पिताजी को मिलेगा, पिता को पैसा मिलेगा। LIC अच्छा। पिता को पैसा देगी, पिता के नाम पे पॉलिसी दी। अच्छा। मेरे केस में नाम भी गया, पैसा भी गया, बेटी भी गई, जलील भी हो गया, पुलिस में पिट भी गया, और मैं मुंह दिखाने लायक नहीं, उसके बाद माल भी गया मेरा। अब मैं भागूंगा बैंक में कि मेरी बेटी ने मेरे बहुत बुरा हाल कर दिया, मेरी लड़की चली गई, कल ही रात एकदम धमकी देकर और पुलिस में FIR भी करके चलेगी, मैं तो जान बचाता फिर रहा हूँ, हमने जान से मारने की वो इस तरह का इल्जाम लगा के चलेगी। तो जी वो पैसा वो लड़की को मत देना। कहले भाई साहब आपका नाम? कहले सुनील रोहिला। कहले सॉरी भाई साहब, अकाउंट किसका है? कहले फलाना का। कहले सॉरी हम तो उसको जानते।
आप दोबारा मत आइएगा इस मुद्दे पे। आपका यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है हमारे बैंक के साथ में। प्लीज डोंट इंटरफेयर इन आवर कस्टमर पॉलिसी। वो कस्टमर जब आएगा वही बात करेगा, इसके बारे में हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। उसको बाहर, यहाँ से भी बाहर हो गया, बिरादरी से भी बाहर हो गया। और बताइए, आपका पैसा आपके पास है, दूसरे बच्चे काम आएगा ना भैया। 25 साल अपनी लाडली के लिए पैसा जोड़ा आपने, और आज 2 सेकंड में वो सारे रिश्तों पे लात मार के चली जाए। एक रिश्ते के लिए 100 रिश्तों पे लात मारना बहुत गलत हो रहा है। और ऐसे केस आप एक नहीं 100 देख रहे हैं। बच्चे आजकल इतना जिद्दी हो गए, बना दिया हमने, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि बच्चों को ज्यादा इतना लाड़ प्यार भी नहीं देना चाहिए कि उनकी सारी जिद पूरी करते आए और बाद में भी उन्होंने अपनी जिद पूरी करके दिखा दी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ऐसी प्लानिंग। सुकन्या करी तो ये हाल हुआ मेरा। और यदि आपने LIC की कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य ली तो आपको कितना मजबूती है कि जीवन भर की जो मेहनत की कमाई, जो आपने खाया नहीं, पिया नहीं, पहना नहीं, इंजॉय नहीं किया लाइफ में, पैसा जोड़ा केवल बेटी के लिए, मेरी बेटी की कन्यादान के लिए पैसा की जरूरत है, तो आपके हाथ में है। बेटी लायक है तो हम उसके लिए खर्च कर रहे हैं, कर्जे भी लेंगे, घर भी बेच देंगे। मगर बेटी नालायक है और बदतमीजी करके जाए और जलील करके जाए और पैसा भी लेके जाए और हम उससे मांगे कि 10,000 तो दे ही दो, कहले 10 पैसे नहीं दूंगी। क्योंकि घर में 4 मकान बना रखे, चारों फ्लैट की कीमत कम से कम 4 करोड़ है। 4 करोड़ में पिताजी तुमने दिया क्या मुझे? अब मैं पॉलिसी के 70 लाख मिल रहे हैं, कम से कम ये तो मैं लूं। आप बताइए, आपके किस हक से मुझे, मेरा हिस्सा नहीं बनता घर में? तो ऐसी सिचुएशन आती है तो बेटी इस तरह से हमें धोखा दे सकती है सुकन्या में, मगर LIC में पिता मजबूत है। तीसरी चीज, यहां सुकन्या में कल यदि मैं नहीं उठा, मेरी पत्नी किस्त कहां से भरेगी? अच्छा, आपकी पत्नी की किस्त 25 लाख माफ हो गई। अच्छा, यदि हमने LIC की कौन सी योजना? पहली कन्यादान पॉलिसी। यदि हमने LIC की कन्यादान पॉलिसी ले रखी है और मुझे अगर कुछ होता है या तो हमें अपनी बेटी का जो हमने कन्यादान योजना ली हुई है उसका प्रीमियम माफ हो गया, माफ हो जाएगा। अगले अच्छा। दिन पत्नी के सारे प्रीमियम माफ हो चुके हैं। अच्छा, फिर कोई भी EMI नहीं देनी है, Yes. कोई भी प्रीमियम नहीं देना है, और लेकिन हमें जो उसका रिटर्न मिलेगा वो पूरा मिलेगा। यस, यदि आप नेचुरल डेथ से गए तो 25 लाख, अच्छा। और यदि एक्सीडेंट से गए तो डबल मीन्स अच्छा। 50 लाख रुपए तुरंत सहायता मिल गई। पत्नी ने 50 लाख को चढ़ा दिया, 1% पे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, दुकान करी, कुछ भी करा, ये 25 लाख तुरंत मिल जाएगा क्या? तुरंत Maturity के बाद? इमीडिएट अच्छा। मिलेगा। 50 लाख इमीडिएट मिल गया। 50 लाख से 50,000 रुपए महीने की इनकम आ गई, घर तो चल गया, किसी की नौकरी ढूंढी, बर्तन मांजने की नौकरी ढूंढी। मेरी पत्नी का क्या हो रहा है? मैंने सुकन्या ली थी बेटी के लिए बैंक से, सही तरीके से मार्गदर्शन किसी ने मुझे नहीं किया था। मैंने खुद वहां गया बैंक में और मैंने बेटी के, लाडली बेटी के लिए पॉलिसी ले ली। कल मैं सुबह नहीं उठाऊं, मेरी पत्नी को किस्त भरनी पड़ेगी, कहां से भरेगी? 8,000 कमाने वाली, कितनी बड़ी समस्या है उसके सामने आने वाली है। उसका सब कुछ लुट गया, और लुटने के बाद वो कहीं काम पे निकलेगी और उसकी उम्र होगी 40 साल की। आंटी को कौन नौकरी देगा आज के जमाने में? सही बात है। ये दिक्कतें उसे फेस करनी पड़ेगी। उसे मिल जाएंगे 8,000 रुपए महीना, मिल जाएंगे 10,000, अरे 12,000 कमा लेगी। मगर मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाता था, 1 लाख की पूर्ति 10,000 में कैसे करेगी? किस्त तो भर ही नहीं सकती हो। इसका मतलब बेटी का ड्रीम अधूरा रह सकता है। सुकन्या में, आपकी वाली में बेटी का ड्रीम कंप्लीट पूरा है, बिकॉज किस्त माफ हो गई जी। आपकी पॉलिसी में घर चलाने का ड्रीम भी पूरा है कि पत्नी को कमाने की जरूरत नहीं, मेरी पत्नी को कमाना पड़ेगा घर चलाना है तो। मेरी पत्नी को बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे तो पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे। पत्नी कमाएगी तो भी पढ़ेंगे, नहीं कमाएगी तो भी पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं किसी भी जरिए से पढ़ेंगे। हमारे पॉलिसी में बेटी की शादी के समय भी पैसा मिलेगा? आपकी वाली प्लानिंग में पेंशन मिलेगी 25 साल तक। अच्छा। कितनी? 20,000 रुपए महीना। अच्छा। 2.5 लाख रुपए हर साल आएगा। अच्छा। 25 साल तक बेटी की पढ़ाई भी हो गई, 50 लाख से घर भी चल गया, किस्त भी माफ हो गई। अब बेटी की शादी का टाइम आया, उससे पहले हायर एजुकेशन का टाइम आ गया, ये 50 लाख उसकी डॉक्टर की पढ़ाई में लगा दिए। और बेटी डॉक्टर, 5 साल बाद शादी का टाइम आता, 70 लाख अलग से मिल रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ, आपके यहाँ 2.5 करोड़ मिला, मेरी पत्नी को क्या मिला? मैंने सुकन्या ली थी, मेरी पत्नी को 10,000 रुपए जो जमा किए थे वो भी नहीं मिले। बेटी नाबालिग है, जब वो बालिग होगी 10,000 उसको मिलेंगे, 10 के 30,000 ईमानदारी से मिल जाएंगे, या 20,000 जो भी होगा ब्याज बैंक का, 5% ब्याज पे मिल जाएगा उसको रिटर्न। तो यहाँ पे बचत खाता था, से इंश्योरेंस नहीं था, गारंटी नहीं थी, कुछ भी, सब कुछ रिस्क पे था। तो दिस इज द रिस्क पॉलिसी एंड दिस इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड फ्यूचर गारंटी पॉलिसी।
तो यहाँ पे किस्त भरना पड़ेगा कमाने के लिए, कमाना पड़ेगा, कमा के घर चलाना पड़ेगा, कमाई की तो बच्चे पढ़े हैं, कमाई की तो शादी होगी। यहाँ पे किस्त हम भर रहे हैं, घर हम चला रहे हैं, बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, शादी हम कर रहे हैं, सब कुछ लाइफस्टाइल वैसे ही चल रहा है जैसे बचपन में बच्चों के हमने ड्रीम देखे थे जी। ये। तो कौन सी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे पब्लिक को आप, दोनों में से? अपने वाली ये LIC कन्यादान या सुकन्या बैंक वाली? मेरे हिसाब से LIC कन्यादान योजना बेस्ट है सुकन्या योजना के कंपैरिजन में। और मेरी अगर बेटी होती है भविष्य में तो मैं डेफिनेटली LIC का कन्यादान योजना ही करवाऊंगा उनके लिए। यदि आप हमारे दर्शकों को 3-4 पॉलिसी सजेस्ट करना चाहें उनको, तो आप बताइए ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके और ताकि वो आज से ही उसके लिए तैयारी करना चालू कर दे एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग के लिए। कुछ पॉलिसीज के नाम। 3 तरह की वैरायटी होती है जी। एक तो SIP, दूसरी होती है बोनस वाली पॉलिसी, अच्छा। एक होती है गारंटीड एश्योर्ड, आज ही लिख के देंगे 10% गारंटीड होल लाइफ मिलेगा। अच्छा। तो यदि गारंटी में जाना चाहते दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, जीवन भर की गारंटी आज ही मिल जाए। कभी मैंने 1989 में मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था। उस टाइम PPF और PF और ये बैंक के जो रेट्स थे, ब्याज रेट, वो 15 से 16% थे। आज 5% रह गया बैंक का रेट। PF 7% हो गया, 8% हो गया। ये हमेशा फ्लक्चुएट रहा है। अच्छा। वो 16 से 15, 15 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 7, 6.5 और फिर 7, 7.5 ऐसे करके फ्लक्चुएट होता रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, उस टाइम जब मैं 89 में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता और उस इन्वेस्टमेंट का 15% गारंटीड एश्योर मैंने कुछ प्लान ले लिया होता और मुझे आज तक जीवन भर 10% गारंटीड उसका वो मिला होता, कितनी अच्छी बात होती, कितनी अच्छी बात होती। आज भी 15%, जबकि बैंक 5% दे रहा है, वो भी आजीवन। और मेरे बाद मेरी पत्नी को भी आजीवन गारंटीड मिलता, 2 जिंदगी जिंदाबाद हो गई। 15% रिटर्न। तो हम SIP में रिस्क वाले, जब गारंटीड वाला मिल रहा है जी, तो हमें गारंटीड वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। यस, SIP की तुलना से, या और भी जो इंश्योरेंस है गारंटीड वाली ले तो बेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गारंटीड वाले कुछ प्लान आए हैं, उनके बारे में यदि प्लानिंग की जाए तो बेस्ट है। तो मैंने अभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा। बस मैं ये मार्गदर्शन कर सकता हूँ पब्लिक का कि यदि आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो गो फॉर गारंटीड वन। गारंटीड में गारंटीड वर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक गारंटीड रिटर्न मिलेगा, कोई रिस्क नहीं होगा। लोन फैसिलिटी भी उसमें होगी और जीवन भर रिस्क कवर होगा। और जीवन भर आपको लोन फैसिलिटी मिलेगी, जीवन भर रिस्क कवर और मैच्योरिटी। जिस दिन चाहोगे जीवन में 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, उस दिन आप पैसा निकाल के बंद कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन खुले होंगे। दूसरा, जीवन में कभी तो जाओगे, बिल्कुल कभी तो जाना है ना। कभी जब जाओगे तो उस टाइम अपनी पत्नी को मजबूत करके जाओगे। मान के चलो हमें ICU में गए और वहां 5, 7, 8 लाख रुपए, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें कर्जा हो गया और जब वहां से चले ही गए हमेशा के लिए, तो घर पे बाहर वाले क्या करेंगे? 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, सब लोगों का नोट करें किसने कितने कितने पैसे जमा किए थे, तब वो इलाज हो पाया था। और फिर भी पिताजी नहीं बचे। तो ऐसे में जो पिताजी गए, जाने के बाद जो 40 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे नॉमिनी के, वो 40 में सबसे पहले भाई साहब तुम्हारे 4, भाई साहब तुम्हारे 2, भाई साहब तुम्हारे 1.5, सबकी क्लियर। और बताओ, और बाकी जो पैसा बचेगा उसमें इतने पैसों में बेटी की हायर एजुकेशन, इसमें बेटे की शादी, इसमें ये, इसमें अपने बुढ़ापे का ये फंड 20 लाख अपने लिए। तो ऐसा जीवन जीना है जो गारंटीड हो और जब तक जीवन हो तब तक हो। और कुछ हमारी दिक्कत आती है, कोई हमारे कारण कुछ बोझ पड़ता है परिवार पे, कल वो बोझ भी हम खुद क्लियर करके जाए। तो इसलिए इंश्योरेंस की सेविंग विद रिस्क कवर प्लानिंग, और वो भी गारंटी के साथ हो, तो मजा है। ऐसी पॉलिसी प्लान करनी चाहिए। सर, आजकल मैंने देखा है कि अभी तो लोग एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, लेकिन एक एज के बाद उनकी एक्टिव इनकम खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो बुढ़ापे में ऐसा क्या करें जिससे उनकी इनकम आती रहे। अब मान लीजिए कोई अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, 50 साल या 60 साल के बाद वो जॉब नहीं करेगा, फिर
अब घर तो चलाना है, घर का खर्चा है 20,000 रुपये प्रति माह, 30,000 रुपये प्रति माह। ऐसी परिस्थिति में उसकी इनकम आती रहे, इसके लिए आप क्या समाधान बताना चाहेंगे उनको? देखिए, आज की डेट में मैं कहना चाहता हूँ, हम्म। एक्टिव इनकम जो होती है वो ये होती है कि आप आज मेहनत कर रहे हैं, उसकी आपको ना कोई किसी ना किसी रूप में आपको इनकम आ रही है, जी। चाहे वो बिजनेस से आ रही हो, चाहे वो आपकी सेविंग से आ रही हो, और चाहे वो आपकी सैलरी से आ रही हो। मगर हर किसी का एक दिन आता है जिस दिन उसके पास इनकम नहीं होती जी। और वो होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में जब आपकी इनकम स्टॉप होती है, उस टाइम एक्टिव इनकम स्टॉप होती है, पैसिव चालू हो जानी चाहिए। अच्छा। एटीएम मशीन देखिए आपने, देखिए जी। एटीएम में, एटीएम तो सबके लिए खुला है, मगर सारे लोग भीड़ लगा के पैसा क्यों निकालते? पैसे नहीं, जिसने भरा है वो निकाले, वरना पैसा लिए खड़ा है एटीएम पूरा पूरा भरा पड़ा है, निकाल लो जितना चाहे उतना निकाल लो। 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख जो भी है, 6 एटीएम कार्ड है, 6 को 6 लगा के सब में पैसा निकलेगा, नहीं होना तो यदि चाहिए। आपने डाला तो जब हम बात करें कि किसी की उम्र 35 साल होगी, तो अभी से एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखें, पैसिव इनकम बना के रखें। और पैसिव इनकम बेस्ट टूल है आपका सेविंग। अच्छा। गारंटीड वाली। क्या एलआईसी में कोई ऐसा प्लान है कि हम इतने दिन तक सेव करते हैं तो फिर हमें इतनी एज के बाद हमें रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, सैलरी के रूप में हमें मिलेगी इनकम? ऐसा कोई प्लान है क्या एलआईसी में? ऐसा भी है। अच्छा। सपोज आज हम 35 साल के हो गए, 35 साल में ही यदि प्लानिंग कर दिया तो 35 साल इज द बेस्ट टाइम। अच्छा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर स्टार्ट सेविंग फॉर योर ओल्ड एज। अच्छा। जिस टाइम आपके पास एक सवाल आएगा कि रवि, सारी जिंदगी तूने कमाया, 50 साल कमाया, सारी जिंदगी रात दिन बच्चों के लिए कमाया, बच्चों के लिए खर्च कर दिया, अपने लिए क्या बचाया? क्या जवाब दोगे? उस टाइम झुर्रियां होंगी आपके, आप शीशे में खड़े होगे, ये सवाल अपने आप से पूछना और पता चल जाएगा आपके पास जवाब नहीं होगा उस टाइम। सही। और ऐसे इंडिया में 80% ओल्ड एज पीपल हैं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूँ, बुढ़ापा एक बहुत ही बुरा दौर होता है जिसमें ना तो आंत काम करती, ना दांत काम करते, ना सही से दिमाग और दिल काम करता, बड़ी परेशानियां होती है। बच्चे जवान हो चुके होते हैं, बहुएं पटरानी बन चुकी होती हैं, और हमारी वाइफ बस टेप लगा के जीना सीख लेती है बुढ़ापे में। टेप लगा के क्यों जीती है? बूढ़ा आदमी भी टेप लगा के क्यों बैठ जाता है? बेटा गाड़ी लेके आता है कार 25 लाख की, बाप को तब पता चलता है जिस टाइम गाड़ी सामने खड़ी हो जाती है गैराज में। कहते हैं पापा जी आ जाओ, मंदिर जाना है, लड्डू बांटने, पंडित जी से इसकी पूजा करो। कहले बेटा किस लिए? कहले गाड़ी आई है। बाप से 25 लाख की गाड़ी के लिए भी आज की डेट में पूछा नहीं जा रहा है। सही बात। बुढ़ापे में लोगों को इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है। ओल्ड एज बहुत ही बुरा दौर है। इसके लिए उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखने के लिए आज हमें एटीएम में पैसा डालना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी। उस एटीएम में, एलआईसी वाले एटीएम में आज सेविंग करोगे तो वो एटीएम सारी जिंदगी लाइफ टाइम पैसा देगा। एलआईसी की कौन सी पॉलिसी है जो 35 साल की उम्र में हमें शुरू करनी चाहिए, ताकि 60 साल की एज के बाद जब हम कमाने की स्थिति में ना रहे तो हमें रिटर्न मिलता रहे? और क्या रिटर्न मिलता है, कोई उदाहरण? एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक जीवन उमंग प्लान है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। उसमें आप 10,000 रुपये महीना सेव कीजिए। अच्छा। आपने टोटल मान के चलो 28 लाख रुपए जमा किया 25 साल में। आपने जो जमा किया उसका आपने किया 1.25 लाख रुपया, हम उसका 2.5 लाख रुपया लाइफ टाइम देंगे। अच्छा, मतलब साल का हमने 1.25 लाख किया, हम आपको डबल देंगे जीवन भर 25 साल के बाद, प्रत्येक वर्ष। कब तक? जब तक आपकी सांसें हैं। अच्छा जी। जिस दिन 25 साल पूरे हुए तो फंड वैल्यू आपकी कुछ क्रिएट हो गई है जी। 65 लाख रुपीस आपका पैसा तैयार। अच्छा। आइदर यू कैन टेक 65 और कीप ऑन टेकिंग 2.5 लाख रुपीस पेंशन। अच्छा। अब पेंशन जो आपकी है ये तो मिल ही रही है, अगले साल 65 का हो जाएगा 69 लाख रुपीस। अच्छा। अगले साल 72 लाख रुपीस। यदि हम उसको विड्रॉल नहीं करते हैं 65 रुपीस, तो मैं जितना पैसा आपको पेंशन के रूप में, वो उतना या उससे ज्यादा पैसा इसमें फंड में ऐड होता जा रहा है। अच्छा। तो फंड बिल्ड हो रहा है और हमें 2.5 लाख रुपए प्रति माह 2.5 लाख रुपए मिल ही रहा है।
अच्छा, अब मिलते मिलते प्रति माह या साल? ये हर साल, अच्छा, 2.5 हर लाख साल रुपए 1.25 लाख का? दिया हमने, डबल दिया आपको, अच्छा। जीवन भर गारंटी कर दिया। अब फंड की भी गारंटी है कि हर साल 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हर साल बढ़ेगा। अच्छा। अब ये बढ़ते बढ़ते हो गया आपका 2 करोड़, अच्छा जी। और आपने पेंशन ले ली 20 साल। हम्म। अभी एज कितनी है आपकी? अभी मेरी 28। 28 और 25, 52 की एज से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो जब मेरी एज में आओगे आप, आपको पेंशन चालू हो जाएगी। आपने 20 साल 72 तक आपने मान के चलो 20 साल आपने पेंशन ली, उसके बाद आप चले गए, तो पत्नी को क्या मिलेगा? 20 साल में तो आपने लाइफस्टाइल मेंटेन किया, ये जो फंड क्रिएट होते होते 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ आपने नहीं लिया था जब 72 साल के हुए आप। अच्छा। 2 करोड़ नहीं लिया तो उस दिन रिस्क कवर भी आपको मिलेगा, इसमें जीवन भर रिस्क कवर है। अच्छा। 50 लाख रुपए उसमें ऐड कर देंगे रिस्क कवर के। अच्छा। तो पत्नी को क्या मिलेगा? आपकी फंड वैल्यू प्लस रिस्क कवर। जो हमें 2.5 लाख रुपए प्रति साल मिलेंगे, वो हमारी सेविंग जो हो रही है उसमें माइनस नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, वो ये एक प्रकार से फ्री हो रहे हैं हमारे? ये फ्री हो गया। अच्छा। तो आपको 3 बेनिफिट हो गए। जी। एक तो गारंटेड रिटर्न मिल रहा है कि किसी से जीवन में हाथ नहीं फैलाएंगे। दूसरा, आपकी फंड जो है हर साल बढ़ रहा है। इट मीन 2.5 लाख रुपए यहाँ मिल रहे हैं तो 3 लाख रुपए वहां बढ़ रहे हैं। 5.5 लाख रुपए की वैल्यू आपकी हर साल डेवलप हो रही है। दूसरी चीज, 2 करोड़ जिस दिन थे उस दिन 50 लाख रुपए रिस्क कवर है। जिस दिन 1 करोड़ था उस दिन 40 लाख रिस्क कवर है। गलती से 1 करोड़ के टाइम पे जब आप 65 साल के हुए उस दिन आप चले गए और आप 1 करोड़, मान लो 1 करोड़ वैल्यू है उस दिन, तो 1 करोड़ के टाइम आपके परिवार को क्या मिलेगा? 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला के आपके परिवार को दे दिया जाएगा। और यदि आप मैच्योरिटी लेते तो 1 ही करोड़ मिलती। सही बात। अब बात करते हैं तीसरी, आप पेंशन लिए जा रहे हैं, आपका फंड मजे आ रहे हैं, आपको यस बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है। बीच में इमरजेंसी में कोई बीमारी आती है और 10 लाख चाहिए, तो इस पॉलिसी में आपको 25 लाख रुपए का लाइफ टाइम प्री अप्रूव्ड लोन भी मिलेगा। अच्छा, मतलब हम सेविंग भी कर रहे हैं, लोन का भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। ये लोन में इंटरेस्ट रहेगा कि विदाउट इंटरेस्ट? विदाउट EMI। अच्छा। विदाउट गारंटर। अच्छा। विदाउट एनी लाइबिलिटीज, जब चाहे तब दे दो। सेविंग भी हो रही है, हमें लोन के भी विकल्प मिल रहे हैं, एडवांस ये के लिए इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड भी मिल रहा है, और 60 साल की एज के बाद हमारा रिटर्न भी हमारा फिक्स है। और विदाउट पेइंग टर्म चार्जेस यू आर गेटिंग रिस्क कवर होल लाइफ। होल लाइफ रिस्क कवर, होल लाइफ आपको लोन फैसिलिटी, होल लाइफ आपको मिल रही है पेंशन, वो भी एश्योर्ड, और उसके बाद टैक्स फ्री पेंशन है। और जब भी पैसा मिलेगा मैच्योरिटी या जो भी लेना चाहेंगे, दैट इज आल्सो टैक्स फ्री। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपने 25 साल की प्लानिंग ले ली और 25 साल से पहले आपने देखा 10 साल ही भर पाया हूँ, और उसके बाद SIP में आपका सब कुछ डूब गया, कहीं मान लो नुकसान हो गया, ऐसे में आप तो टूट चुके हैं, किस्त कहाँ से भरोगे? तो आपने ज्यादा नहीं 12 साल ही भरा। अब भरना कितना था? 25 साल। तो 25 साल में कितना भरना था? 28 लाख। 28 लाख की जगह आपने 14 ही लाख भर पाए। अच्छा। और उसके बाद बंद कर दी वो पॉलिसी। तो इस पॉलिसी की खासियत क्या है? ये कभी बंद नहीं होती। अच्छा। आप 3 साल भी प्रीमियम भरोगे तो भी पेंशन जीवन भर, रिस्क कवर जीवन भर, लोन जीवन भर, गारंटीड पेंशन, सब कुछ जीवन भर वाली चीज जिंदा रहेगी। आपने भरे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, चॉइस, दिस इज योर चॉइस। ऐसा कोई इंश्योरेंस का प्लान नहीं है हिंदुस्तान में जहां अपनी चॉइस से हम प्रीमियम भरें और गारंटीड हर चीज ले, बस उसी रेशियो में वो कम हो जाएगा। वहां 2.5 लाख मिल रहा था, यहाँ 1.25 लाख मिलेगा, बिकॉज आपने प्रीमियम 60,000 रुपए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अभी मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ, मैंने देखा कि अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन घर में एक लोग को कैंसर हो गया, पूरी जितनी सेविंग थी सारी खत्म हो गई, और अब वो काफी परेशान है, उनके ऊपर काफी कर्जा भी हो गया। मेरे 5 पॉलिसी होल्डर हैं। अच्छा। पिछले 1.5 साल में, 2 साल में मेरे 5 पॉलिसी होल्डर कैंसर से चले गए। अच्छा। एक्चुअली मेरी पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करूं तो हम लोग, हमारी टीम है, मैनेजर्स हैं, तो बड़ी टीम होने के कारण हमें पॉलिसी भी बड़ी होती है, काफी करते हैं हम लोग काम, और उसमें हम 200 पॉलिसी जनरली कर दें। 200 पॉलिसी करेंगे तो इसी तरह के सीन देखने को बहुत मिलेंगे, भैया कोई कैसे कोई कैसे, इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और 5 तो हमारे कैंसर से गए लोग। अच्छा। और 5 ही सुसाइड से गए। 4 से 5 केस
हमारे नेचुरल डेथ के थे। ये जो बात करें कैंसर, दिस इज नॉट नेचुरल डेथ, ये एक तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अचानक आ गई, सेकंडों में पता चलता कैंसर है जी। कोई 2 महीना जिया, आजकल कोई 1 साल तो जिया। लास्ट स्टेज पे पता चल रहा है कि भैया कैंसर है। इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अवेयर हो गए। अब हम बात करें एक रिटायरमेंट की बात कर रहे जी थे। जी जी। यदि हम बात करें लोगों के घर में क्या हो रहा है, लोग सारी जिंदगी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को 5-5 10-10 करोड़ रुपए मुआवजा बांट दिया जाता है। मैं उन बच्चों से, एक सवाल होता है मेरा कि आपने 5 करोड़ का मुआवजा मिला, अपने पिताजी के खाते में 50 लाख डाले या 5 लाख रुपए डाले? एक सवाल का जवाब, आपको तो 5 करोड़ मिल गया जी। पिताजी के थे ना पैसे, वो पिताजी की प्रॉपर्टी थी ना, उन्होंने खाया नहीं पिया नहीं, आपके लिए सेव किया। मैं पूछना चाहता हूं, आपने पिता को इन रिटर्न क्या दिया? गिफ्ट। पता चलता है वो कहते हैं कि अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, इन्हें पैसों की कहां जरूरत है। मेरा कहना क्या है, दूसरा सवाल, मैंने कहा अंकल जी आप बताइए, आप गांव के प्रधान हैं? कह ले हाँ। कितने साल रहे? कहले भाई साहब जीवन भर में राजा की तरह से राज किया गांव पे, एक अकेला प्रधान रहा हूं पूरे गांव का। अच्छा जी। और लड़का कहता है कि भाई साहब मुझे सेविंग प्लान में इंटरेस्ट नहीं, मेरे तो 300 कमरे बने पड़े। मैं कहा 25 साल का इंतजार करूंगा भाई। मैं कहा मेरे 300 कमरे हैं, वहां 300 कमरों में 6 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है, मुझे क्या जरूरत है? 6 लाख किराया आ रहा है, वेरी गुड। फिर पिताजी को बुलाया मैंने अंकल जी आइए बैठिए, आंटी आप भी बैठ जाओ। एक सवाल बताओ, ये आज 6 लाख रुपए महीने का किराया ले रहा है, गांव के प्रधान का बेटा, राजा है, लाइफस्टाइल में बहुत मजे आ रहे हैं इसके, ये उसमें से आपको 600 रुपए महीना ताई आपको और ताऊ आपको देता है क्या? बता भाई। चुप। कह रहे नहीं भाई साहब कुछ नहीं देता। मैंने कहा इसी को कहते हैं कि आपने सही टाइम पे अपनी प्लानिंग नहीं की थी जी। प्रधानी में सारी जिंदगी राज करते हुए अपने बारे में नहीं सोचा कि बुढ़ापे में जब बेटी आएगी दिए 500 रुपए, तब कहां से दूं? क्या ये कोई जीवन है? मांग के देना बेटी के लिए। अरे बेटी जब तक जीवन है, सांसें हम देते आएंगे यार। मर्जी होगी 25,000, मर्जी होगी 2 लाख, यूं उसको दे के भेजेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्मार्ट तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, और वो कब होती है? एडवांस में होती है, टाइम पे होती है। लास्ट में तो बच्चों की पढ़ाई, शादी और करते करते बुढ़ापा आ जाता है, सारी जिंदगी पछतावा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि 35 साल एक बेस्ट टाइम होता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आपको इंतजाम करना है, बेटा इंतजाम नहीं करेगा। मैंने देखा है घरों में मैं जाता हूँ, मैं बात करूं केवल 1 महीने के सर्वे की, मैं जितने लोगों के घर गया 1 महीने मुझे 3 घर ऐसे मिले जहां बूढ़े बुढ़िया की चारपाई बाहर डाली हुई है, जीने के नीचे जगह है उसमें डाली हुई है, और जबकि वो घर का राजा था, वो घर उसका है, जमीन उसकी है, सब कुछ उसका है, बेटे को शानदार लाइफ उसने दी है, और आज उसके लिए कमरा तक नहीं, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट में चल रहे जी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो घर के भगवान हैं वो पेरेंट्स हैं हमारे, उनकी आंखों में आंसू नहीं, माथे में सलवट भी आ गए, उन्हें थोड़ा सोचने की भी जरूरत पड़ी, तो हमारे लिए धिक्कार है कि हम उनके बेटे हैं। उनको तो हमें भगवान की तरह से पूजना चाहिए। मेरा नई जनरेशन से ये कहना है कि मंदिर में भगवान ना खोजे, मंदिर में लोटा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप घर में बैठे हुए भगवान की सेवा नहीं कर सकते, उनकी आंखों में आंसू ला रहे हैं, उनको आप कष्ट दे रहे हैं, उनको आप सिखा रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे, ये गलत बात है। अपने माँ बाप को भगवान की तरह से पूजिए। वो पता नहीं भगवान किस दिन आपके आंखों से ऐसे ओझल हो जाएंगे, सारी जिंदगी फिर याद करते रहना कि मैंने अपने माँ बाप के लिए उस यात्रा के बारे में सोच रहा था, नहीं करवा पाया, ऐसी सेवा करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, मैं गले से भी कभी नहीं मिल पाया। यदि जी करे, मन करे, तो एक दिन माँ और पिता के साथ गले मिल के देखो, बहुत मजा आएगा। और सभी के पिता के जाने के बाद उनकी वैल्यू पता चलती है कि कितने बड़े वो हमारी लाइफ में भगवान थे। ये माला पे माला चढ़ा के उसके बाद याद करना, उसकी जरूरत नहीं है। जब जिंदा है तो जिंदा याद करो ना, जिंदा करो ना सेवा, बाद में क्या। तो मेरा सभी पेरेंट्स को यही कहना है कि बच्चों से इस टाइम, बुढ़ापे के टाइम पे उनकी मदद करने के लिए आगे आइए, न कि उनके ऊपर बोझ बनने की जरूरत पड़े उनको। और अपनी सेविंग सही टाइम पे करिए, और जीवन भर पेंशन से टेंशन फ्री लाइफ को जिए।
और वो होगा केवल प्री प्लानिंग से। और उसके लिए सेविंग करना जरूरी है। अपने लिए भी जीना सीखो। अपनी 50 साल के बाद की उम्र अपनी वर्ल्ड टूर के लिए प्लान करो। वर्ल्ड टूर प्लान कीजिए, यात्रा कीजिए, एक ड्राइवर रख लीजिए, चले बेटा चलो चलो 3 दिन का टूर प्लान करके करते हैं, उत्तरकाशी और उस साइड में जाते हैं, चलो इस बार साउथ में एक टूर प्लान करते हैं, बाई एयर वहां से वहां जाएंगे, फिर उसके बाद होटल में 2 रात टिकेंगे, फिर उसके बाद ऐसे आएंगे। ये प्लान अपना टूर प्लान कीजिए और टूर प्लानर को पैकेज दीजिए, चले ये ले 4 लाख रुपए अपना 4 धाम यात्रा करवाओ। तो ऐसी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए प्लानिंग करनी है। और बच्चों से यदि आप पैसे मांगोगे कि 4 धाम यात्रा क्या, 1 धाम यात्रा के लिए उनके बजट बिगड़े हुए, तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को ऐसा जीना है जैसे एक फौजी आदमी टेंशन फ्री पेंशन के साथ जीवन भर लाइफ को स्टाइल को मेंटेन करता है। तो फौजियों की तरह से पेंशन यदि प्लानिंग करनी है तो आप फौजी तो नहीं है रवि, मगर आप यदि मेरी सलाह से उस रेगुलर गारंटीड वाली लाइफस्टाइल वाली पेंशन का इंतजाम कर लो, स्टार्ट कर लो अभी से एक पौधा लगा दो, तो जीवन में आप जीवन भर फौजियों वाली जिंदगी जियोगे, टेंशन फ्री पेंशन वाली। और आपने देखा होगा फौजियों के लाइफस्टाइल को, मैं भी एक फौजी हूँ, जब हम खड़े होते हैं कहीं भी तो लगता है कि ये फौजी लग रहा है। हमारे बैठने में खड़े होने में स्टाइल ही उनका अलग होता है। क्यों? वो लाइफ में टेंशन फ्री है। और जहाँ टेंशन नहीं वहाँ हर आपकी पर्सनैलिटी में भी एक अलग ही झलक होती है। तो बुढ़ापे में हमें टेंशन फ्री पेंशन के साथ शेर वाली जिंदगी जीनी है। कौन सा? खुला शेर, पिंजरे वाला नहीं, टाइगर बन के रहना है। शेर जो खुला होता है, 50 फीट दूर से भी आप देखेंगे और उसने ऐसे कर दिया तो आप 50 फीट से भी 6 कदम पीछे हो जाते हैं। वही एक पिंजरे में पड़ा हुआ शेर है जिसने प्लानिंग नहीं की थी बुढ़ापे की, उसको वही बच्चे वही के उंगली भी लगा देंगे तो डरते नहीं बच्चे। बच्चों के दिए हुए पैसे से खर्चा चल रहा है। यस। तो हमें बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना सारी जिंदगी। बच्चों को कभी हो सके तो मदद करते हुए जिंदगी जियो और ऐसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी चारपाई छोड़ दी जाए वहां पे जहाँ भूस वाला कमरा है, बाथरूम है, बाहर ओपन स्पेस में भूस वाला कमरा खाली करके उसमें केले पिताजी बच्चों की हायर एजुकेशन आ रही है, उनके लिए सेपरेट रूम की जरूरत है, ऑनलाइन क्लास चलती रहती है, इस कमरे में उनका स्टडी रूम बना देते हैं, आपका कमरा वहां शिफ्ट करा देते हैं। भैंस वाला कमरा हमने खाली कर दिया, भैंस वाले कमरे में केले बाथरूम भी आपके लिए नजदीक पड़ेगा। इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो घर का जो राजा था, जो 50 बीघा जमीन 5 करोड़ की जमीन का मालिक था, आज उसके पास एक कमरा भी ढंग से नहीं मिल रहा। इवन मैं तो ये देख रहा हूँ उनके जहां उनकी चारपाइयां पड़ी हैं वहां दरवाजा तक भी नहीं है। शीतलहर हो या लू हो, सभी से उनका जीवन बर्बादी की तरफ चल रहा है और वो बेचारे ऐसे ही मर रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने कई अहम जानकारियां प्राप्त की। यदि आपकी कमाई 20,000 प्रति माह भी है या 15,000 रुपये प्रति माह है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आप स्मार्ट तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप भविष्य में एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ आपको स्मार्ट तरीके से अपने फंड को मैनेज करना है। ये आज सिखाया हमें सुनील रोयला जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने कई अहम जानकारियां हमें दी जो शायद मुझे भी नहीं मालूम थी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रवि साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि आज मैंने लोगों को अवेयरनेस के लिए कुछ अपनी जो टिप्स हैं वो मैंने शेयर की और मुझे लगता है कि लोगों की लाइफ में मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैं सफलता पा रहा हूँ कि मैंने किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।